निशा जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। नमस्ते सभी को। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। हेलो। जी निशा जी, गार्डन। आपका आवाज ओके। सुनाई दे रहा है। ओके। सो रिकॉर्डिंग हैज बिगन, राइट? जी हाँ। ओके। नमस्ते सभी को। धन्यवाद काम की बात में जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ है स्वर्गीय राजीव दीक्षित की एकलव्य से शिष्य श्री गोविंद शरण प्रसाद जी। गोविंद भाई स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के जरिए पिछले 10 सालों से रसोई घर ही ब्रह्मांड का परम औषधालय है, जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। देश में स्वदेशी चिकित्सा के बारे में जागरूकता लाना, हर दिन अनगिनत लोगों को सरल उपचार बताकर जुकाम खांसी से लेकर कैंसर तक के रोगों में आराम पहुंचाने के क्या पुण्य का काम कर रहे हैं। निष्काम भाव से लोगों के जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया, वो बांटने में लगे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत गोविंद जी। हम बहुत खुश हैं आप काम की बात में आए। आपका भरपूर जो ज्ञान है आप हम सब के साथ शेयर करेंगे आज। सो ओवर टू यू गोविंद जी, थैंक यू फॉर कमिंग। वंदे मातरम आप सभी को। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निशा दीदी का, अवेकन इंडिया मूवमेंट का, क्योंकि अवेकन इंडिया मूवमेंट के जरिए और निशा दीदी के जरिए पिछले जो कोविड का काल रहा उसमें हमें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है और ये कितनी कारगर है ये भी साबित करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी रहा। मतलब रात बिरात फोन पे 24 घंटे कभी भी किसी का भी फोन आ जाए और उसके रसोई घर में क्या उपलब्ध है उसी चीज से उसकी समस्या का निदान हो गया। तो ये हमारे लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी कि वाकई ये सिर्फ पढ़ने को नहीं मिला कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, बजाय कि ये सचमुच साबित भी हो रहा था। और मैं आप लोगों का समय ज़्यादा ना नष्ट करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी मैं जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य को करते हुए अभी मैं पहुंचा हुआ हूँ बिहार में। पिछले 23 अप्रैल को निकला था बंगाल से बिहार और बिहार से यूपी होता हुआ मुझे दिल्ली वापस आना है 1 महीने के टूर में। तो पिछले कई दिनों से विगत दिनों से मैं बिहार के बहुत ही जमीनी स्तर जैसे कहते हैं गांव के स्तर पे मैं जब घूम रहा था तो एक जगह क्या कई जगह जब मैं उनकी समस्याओं के लिए जो मेरे पास ज्ञान था कि उनकी समस्या इन इन चीज़ों से रसोई घर की कुछ चीज़ों से दूर हो सकती है, और जब मैंने उन्हें बोला तो उनमें से कुछ चीज़ें वो उपलब्ध भी नहीं है और अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये देखकर बहुत ही दुख लगने लगा कि हम किस बात की चाचा चौधरी बन रहे हैं, हम किस बात की जागरूकता ला रहे हैं। हम कह रहे हैं जी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और यहाँ तो दर्द ये है कि सामने वाले के घर में नमक और तेल के अलावा, मतलब यूं कह लें कि कल की बात है, कल रात को हमने किसी को अपने घर में नमक तेल हल्दी मसाला जो भी है शाम के समय में कितना लगेगा उसके लिए वो एक पन्नी में और एक कागज में दुकान से खरीद के ला रहे थे। यानी हमारे देश में क्या हालात हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं अगर कहूं कि किसी को स्वदेशी चिकित्सा के जरिए स्वस्थ रखने का प्रचार प्रसार कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं, तो जब उसके लिए एक दिन के मतलब शाम के लिए भी शाम को जाकर लेके आना पड़ रहा है, तो अगर ऐसे परिवार अगर हमारे देश में आज भी हैं तो हम कहां पर हैं, ये बात बहुत सोचने वाली बात है। खैर, कल की बातें और जो पिछले 4 दिनों की बातों में जो मेरे दिल और दिमाग को झकझोर दिया, तो यहाँ से ये चीज सीखने को मिली कि आगे से आज के बाद आगे से अगर कोई इलाज मैं बताऊंगा किसी को भी तो उसके घर, पहले भी प्रयास यही होता था कि उसके घर में, लेकिन जब खास करके गांव समाज को उन्हें
चिकित्सा के लिए किसी भी तरह का खर्च वहन करना ही ना पड़े। किस तरीके से सूर्य की चिकित्सा कर सकते हैं, किस तरीके से रंग चिकित्सा कर सकते हैं, किस तरीके से मिट्टी से, पानी से और नमक से, हल्दी से, तेल से। 3 चीजें हैं, नून, तेल, हल्दी। नमक, तेल, हल्दी जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों से किस प्रकार हम सरल, साध्य, असाध्य रोगों को नष्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कार्य करने का अब मैंने बीड़ा उठाया है। हम दूसरी बात, एक दर्द है, आप लोगों को शायद कईयों को सुनने में खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं बताऊंगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो मर्जी जो सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, मैं उन सभी से विनती यही करना चाहता हूं कि आप जो भी बोलें, जो भी सोचें, जो भी कह रहे हैं, आप ये देखिए कि आपकी वजह से कोई भ्रम तो नहीं फैल रहा। अगर भ्रम फैल रहा है तो हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे भ्रम ना पैदा करें जिससे कि सामने वाले की सुख और समृद्धि में भी नुकसान हो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में जितना भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, किसी भी चिकित्सा पैथी है, जब वो कहते हैं भ्रम फैलाते हैं तो वो मुझे भ्रम का बहुत दुख है कि भ्रम ना फैलाएं, सच को फैलाएं। क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य और समृद्धि किस कदर बर्बाद हो रहा है, इसको शब्दों को बयान नहीं कर सकता। जो दिल में देख के आता हूँ, जब देखता हूँ, मिलता हूँ, कभी किसी अमीर वाले से मिला तो पता चला जी उन्होंने 80 लाख रुपए लगा दिए, किसी गरीब वाले से मिला तो उसका भैया उसका तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो दिन रात भगवान का नाम लेके अपने दुख दर्द को झेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा लूट मची हुई है चिकित्सा क्षेत्र में, और चिकित्सा आज पूरा व्यवसाय हो गया है। और कोरोना जो आया था, ये कोरोना किस लिए आया, क्या आया, मैं तो मोटी सी भाषा में बात समझता हूँ कि इस कोरोना काल में सभी लोगों ने, जो स्वार्थी किस्म के लोग थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों में घी लड्डू, जो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू दोनों हाथों में घी, ऐसा करके सब अपने अपने वो कर रहे हैं, स्वार्थ साध रहे हैं। कोरोना महामारी तो बाद में बनी, या बनी ना बनी भगवान ही मालिक। अगर महामारी होती तो सबसे पहले तो मेरा परिवार गया होता। ये तो कॉमन सी बात है कि जब 3000 घरों में मिलके और सबके बीचों में रह के अगर कोरोना की सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज मुझे नहीं हुई, मेरे बच्चों को नहीं हुआ, तो ये, और अवेकन इंडिया मूवमेंट की जो जितनी तारीफ की जाए, जितनी मतलब योगदान रहा कि इनके प्रयासों की वजह से बहुत सारे भाई बंधुओं में इतनी हिम्मत जगी, हमारे में भी, यहाँ तक कि मुझे भी। मैं राजीव भाई की वजह से नहीं मानता था, वो अलग बात था, लेकिन सामाजिक तौर पे और जमीनी स्तर पे जो शेर बन के घूमता था, तो इसीलिए घूमता था कि कुछ और भाई बहन हैं जो हमारे जैसे ही पागल हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो वो पागलों की गिनती में हम भी थे, और पागल जब ज्यादा साथ थे तो हिम्मत बढ़ी रहती थी। मैं अभी एक भाई होने के नाते जमीनी स्तर पे पिछले कुछ समय से काफी समय से जमीनी स्तर पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो जमीनी स्तर पे गरीबी के साथ जो देखना पड़ा, हमने राजीव भाई का एक व्याख्यान सुना था कि उड़ीसा के किसी क्षेत्र में उन्होंने व्याख्यान देने गए थे, और उस व्याख्यान में गांव का कोई आदमी नहीं आया, और जब आया तो जब पता करने गए तो पता चला जी एक आदमी बाहर निकलता है घर से साड़ी धोती पहन के, फिर जब दूसरा आदमी निकलता है तो वही धोती उसकी वाइफ पहन के निकलती है। मतलब इस कदर की गरीबी राजीव भाई ने देखा। तो शायद उसी गरीबी का थोड़ा सा नया रूप देखा कि आज भी मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे परिवारों को, जब स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार में निकला, तो वहां पे ये चीजें देखने को मिली कि उन्हीं के पास तो नमक, तेल और हल्दी भी अपने शाम के समय की खरीद कर लेकर आ रहे हैं। हमारे आपके घर में तो हो सकता है ना जाने कितने घर वाले ऐसे हैं जो बर्बाद कर देते हैं, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा संपत्ति का, भोजन का नुकसान कर देते हैं, फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, आधा खाया आधा फेंक दिया, इस तरीके से करते हैं। तो दर्द के साथ और वर्तमान और भविष्य दोनों का संस्कार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वर्तमान में संस्कार नष्ट हो रहा है, भविष्य में संस्कार रहेगा नहीं, क्योंकि ना रहने के पीछे जो सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है एकल परिवार। एक बच्चा अगर जहां पर है वहां पे अपनेपन का, सगेपन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। सगेपन के रिश्तों में सिर्फ रहेगा रिश्ता क्या, सगी माँ, सगा बाप, सगा माँ, सगा सास, सगा ससुर,
और ये भी सगा माँ सगा बाप नहीं रह सकता, आईवीएफ के जरिए वो भी खत्म हो जाएगा। आईवीएफ के जरिए ये भी कह नहीं सकते कि वो आपका वाकई सगा बाप था या नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है आने वाले समाज के लिए, संस्कार के लिए। बहुत दर्द से भरा पड़ा है। अभी मैं जो चीजें देख के 23 अप्रैल अभी हाल फिलहाल में, जब ज्यादा पुरानी बात नहीं, कल की रात की घटना देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिहार में कहते हैं लोग कि बहुत तरक्की कर गया, बिहार में सड़कों की जाल बिछ गई है, गांव गांव तक सड़क और गांव गांव तक बिजली पहुंच गई है। बहुत अच्छी चीज पहुंची है भाई साहब। गांव गांव जब सड़क पहुंच गई तो जिसकी औकात नहीं वो भी मोटरसाइकिल खरीद लिया, जिसको जरूरत नहीं बिना बेवजह बेजरूरत मोटरसाइकिल इधर से उधर टल्ली मार रहा है, यानी उसके खर्चे बढ़ा दिए गए। खैर, तरक्की करना, सड़कें होनी बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काश सड़कों से ज्यादा मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की और न्याय की सुविधा होती, उसके प्रति जागृति होती, उसके प्रति सुविधा होती तो बहुत बढ़िया होता। भले सड़कें ना होती, कम होता चलता, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, इसके प्रति अगर सुविधाएं बहुत ज्यादा हो जाती, तरक्की बहुत हो जाती, तो शायद हम कहते कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। सिर्फ सड़कें गांव गांव सड़कें और गांव गांव बिजली पहुंचा देने से तरक्की नहीं हो सकती। गांव गांव मोबाइल पहुंचा देने से, गांव गांव नेटवर्क पहुंचा देने से तरक्की नहीं है। ये किस बात की, किस तरह की तरक्की होती है, परिभाषा होती है, किसको कौन सी परिभाषा समझ में आती है कि तरक्की की असली परिभाषा क्या है, कौन किस नजरिए से देखता है, वो उनका अपना नजरिया होगा। मेरे नजरिए में तो सबसे अच्छी तरक्की वही है कि अगर हम घर परिवार वाले सुख शांति से रहते हैं, रात को अच्छी नींद आती है, तो हमारी तरक्की है। चाहे 2 वक्त की रोटी मिले या ना मिले, अगर हम आपस में सुख शांति से रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, यही सबसे बड़ी तरक्की है। किसकी उम्र कितनी है ये भी कोई बड़ी तरक्की नहीं है। हम 200 साल रह के 200 साल का जीवन हो गया और रावण जैसी हमारी सोच हो गई, तो वैसे आदमी का जीना क्या किस काम का, जो समाज में गंदगी फैलाए। उससे तो अच्छा है कि वो 40 साल की उम्र में 20 साल के पैदा होते, जैसे कहावत होती है ना कि अगर आपने नालायक बच्चे होते हैं तो साला, ऐसे कहा जाता है। मैं अपनी ही कहानी पे बता दूं, मेरे बारे में इतना ही कहा जाता था कि काश ये नहीं रहता तो ज्यादा अच्छा। हमारे यहाँ कहावत है कि निपुत्र रहना अच्छा है, ऐसा पुत्र रहना अच्छा नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि बहुत बदमाश होते थे, तो कहते थे कि भाई इससे तो अच्छा बिना बेटे का रह जाता तो वो बढ़िया था। तो आज के समय में भी ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो समाज के लिए अभिशाप बने हुए हैं, उनका ना रहना ही अच्छा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा सगा ही क्यों ना हो, अगर वो समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है, समाज में भ्रम पैदा करता है, समाज को लूटता है, समाज को खसोटता है, समाज में जो हमारी माताएं बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता, उन सभी का उसी पल मर जाना ही अच्छा है। इस अभियान के तहत स्वस्थ समृद्ध परिवार, हम पहले आपको एक छोटी सी और बात बताऊं, मैं अपने विचारों में एक विचार कम शब्दों में, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के नाम से मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था राजीव भाई को सुनने के बाद, और स्वदेशी चिकित्सा में जो भी अध्ययन करता था उसकी जानकारी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और जमीनी स्तर पे देता रहता था अपनी जॉब के साथ साथ। धीरे धीरे कुछ भाई बंधु हमारे विदेश से जुड़ते गए, कुछ अलग अलग जातियों से जुड़ते गए, तो शायद विदेशों से जब जुड़े तो मुझे लगा कि अगर मैं उनको स्वस्थ भारत के ग्रुप में जोड़ूंगा तो उनकी पता नहीं सोच कैसी होगी। तब मैंने वहां से बदला स्वस्थ समृद्ध परिवार। मतलब परिवार तो सबका है, हर किसी को अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने का अधिकार है। मसालों द्वारा चिकित्सा इसलिए बहुत अच्छी सरल लगी क्योंकि यहाँ से हमें स्वस्थ होने के लिए किसी भी तरह का समृद्धि का नाश ज्यादा नहीं करना पड़ता है। रसोई घर ऐसा कोई हो सकता है, मैंने जिन घरों को देखा जहाँ पे मसाले उपलब्ध नहीं है, बहुत कम उपलब्ध है, उनकी दुर्दशा जो है वो तो अलग बात है, लेकिन जो जन समान, बड़ी हैरानी की बात है, दुख दर्द की बात है कि कोरोना में सारे लोग रो रहे थे कि भाई बहुत बुरा हाल है, पैसे नहीं है, काम धंधे बंद हो गए, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब खुला तो ऐसा लगा जैसे पता है भूखे नंगे हों, बाजार में कूद पड़े। जिन घरों में मैंने 20-20 लाख रुपए खर्च करके परिवार को बचाते देखा, कर्जे लेके बचाते देखा, लेकिन जैसी बाजार खुला उनको लगा कि पता नहीं कल बाजार खत्म हो जाएगा, आज ही दोबारा खरीदारी कर लें। तो इनके संस्कार कहाँ गए?
किस बात, कैसे संस्कार हैं इनके। तो ये दुख दर्द भी है, बहुत सारी चीजों पे हमें काम करना है। और अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के तहत जो भी हाल फिलहाल में दिल्ली में, नोएडा में जो मीटिंग हुई थी और जो अलग अलग यूनिट बने थे, काश इस पे दृढ़ता पूर्वक कर्मठता के साथ कार्य किया जाए तो हम अपने समाज में, जो हम समाज एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का समाज देखना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छा योगदान रहेगा अवेकन इंडिया मूवमेंट का। और इसके लिए मैं निशा दीदी, अंबर क्वेरी, जो भी भाई हैं, बहुत सारे जाने अनजाने अनेकों सैकड़ों भाई बंधु हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पिछले 2-3 सालों में अवेकन इंडिया मूवमेंट के नाम से तो कम से कम 50,000 से ज्यादा कॉल तो मैंने ही सुने हैं कि भैया मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से बोल रहा हूँ, अवेकन इंडिया मूवमेंट से नंबर मिला है। तो समझ सकता हूँ कि आज हमारा अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो प्रोग्राम, तो बस यहाँ पे जरूरत है आपस में एक दूसरे को प्रति समर्पित होके, अपनी ईगो को खत्म करके, देश राष्ट्र के लिए अपने जीवन का कुछ पल निकाल के, मैं कहता हूँ 24 घंटे ना सही। राजीव भाई की विचारधारा थी कि आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो समाज के लिए रोज ना दे के प्रतिदिन का आधे घंटे का समय समाज के लिए दें। आप 30 दिन में 15, मतलब आधे घंटे के हिसाब से 15 घंटे होते हैं, 15 घंटे को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास आधा दिन होता है। तो आप एक दिन, आधे दिन समाज हित के लिए जरूर दें और वो पूरी तरह से निस्वार्थ होकर दें। वहां से किसी भी तरह की लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोविड के दौरान, कोविड के खिलाफ और कोविड के साथ, ये दोनों ने अपनी अपनी समृद्धि को, अपने अपने आप को धनवान बनाने के लिए बहुत ही नीचता के साथ, बहुत ही भ्रम के साथ, मतलब भ्रम भी बहुत फैलाया, डर भी बहुत फैलाया, इस कदर यहाँ पे किया, भाईचारे का तो नामो निशान मिटा दिया। मालूम है कि मेरी बताई गई चीज से वो चीज दूर नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि दर्द तब होता है जब मुझे फोन आते थे कि भैया नारियल पानी पीने से बुखार ठीक होगा, ये तकलीफें ठीक होगी। मैंने कहा जी अगर एक नारियल पानी, अगर 5 नारियल पानी पीना पड़ता है तो 250 रुपए लगते हैं। घर में 5 परिवार हैं, 1250 रुपए लगेंगे। उससे तो अच्छा है भाई वो 2 रुपए का पैरासीटामोल खा के ठीक हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। समृद्धि को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके के भ्रम, जो ये जो माया जाल, जो व्यावसायिक तरीके से चिकित्सा को परोसा गया, वो भी एक बहुत बड़ा दर्द है मेरे दिल में कि हमें ऐसा ना हो। क्योंकि समाज हित, समाज सेवक जो कार्य करते हैं, उन्हें समाज की हर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए, हर परिस्थितियों को देखते हुए सिद्धांतों को बाहर लाना होता है। किसी एक ऐसे सिद्धांत को आप बाहर ना लाएं जिसकी वजह से सिर्फ समाज का एक वर्ग उसका फायदा उठाए और बाकी वर्ग उस चीज की अभिलाषा करके घुट घुट मरता रहे। गोविंद जी, आप जरा सबसे शेयर कर सकेंगे कि कोविड में आपने कैसा उपचार दिया, मतलब आपका जो सरल तरीका था, तो वो आप सबको थोड़ा बता सकेंगे प्लीज? जी, कोविड के दौरान कैसे उपचार रहे, उसके लिए सरल तरीकों में मैं एक छोटा सा नजर बताना चाहूंगा कि जो भी भाई बंधु जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कोविड से हमने लड़ाई लड़ी, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे महामारी नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये जानने को मिलेगा कि किस प्रकार 50 के ऑक्सीजन लेवल पे घर में ही बहू ने, बेटे ने, पति ने, इन सब ने मिलकर किस तरीके से घर में अपने रसोई घर की सरसों तेल की मालिश करके, अपने घर की अजवाइन को उसको सुंघा कर, अजवाइन को जला के सुंघा के, मुलेठी को उबाल के, किस तरीके से गर्भावस्था की महिला बहन जो 8वें महीने में कोविड से ग्रसित हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, फोन आया, उनको बोला कि किसी भी तरीके से आप उनको मुलेठी का दूध बना के भेजिए, मुलेठी को उबाल के पिलाइए, और दूसरे दिन ही वो छुट्टी लेके, उसका ऑक्सीजन लेवल सही हो गया और डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। तो ये सब जानने के लिए जो सरल तरीका था, सबसे ज्यादा जो जरूरी थी कोविड के दौरान, सामने वाले का जिसका डर खत्म हो जाता था उसकी बीमारी उसी पल खत्म हो जाती थी। डर ही डॉक्टर में ड शुरू का अक्षर और आखिरी के अक्षर, बीच की सारी चीजों को हटा देने पे एक ही चीज आती है, डर से बनता है डॉक्टर, और डॉक्टर का काम है डर फैलाना। चाहे वो किसी भी पैथी का डॉक्टर हो, किसी भी पैथी का वैद्य हो, कोई भी समाज हो। आज हमारे समाज में चिकित्सा
व्यवसायिक है, और व्यवसाय चलाने के लिए डर या इच्छा को जगाना पड़ता है। व्यवसाय आपका तभी चलेगा जब सामने वाले के अंदर इच्छा जागेगी या सामने वाले के अंदर डर पैदा होगा। खैर, सरल तरीकों में हमने उस वक्त जो भी जिसके पास जो होता था, किसी के पास भैया उन्होंने फोन आया, भैया मेरे को बहुत नाक से सांस नहीं आ रही है, ये खुशबू नहीं आ रही। मैंने कहा जी आपको गलत फहमी हो रही है, खुशबू पहले भी नहीं आती थी, पहले भी नाक की खुशबू चली जाती थी, मुंह का स्वाद चला जाता था, बशर्ते ये था कि उस वक्त हम इस बात को ध्यान नहीं देते थे। कई लोगों को इस बात पे विश्वास होता था, हाँ बाबू आप सही कह रहे हो, हमें बुखार होता था तो खाने में कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ सही कह रहे हैं। तो जो लोग उसको गौर से सोचते थे समझ जाते थे कि ये वाकई कोई बीमारी नहीं है, ये बस इस वक्त क्या है कि हर चीज को परोस दिया गया, आपके दिलो दिमाग में बैठा दिया गया। किसी को बगल से गुजरा ही और किसी ने बोला वो कोविड पॉजिटिव था और वो बगल से गुजर गया, तो वो अपने गले को देखता था मेरे गले में खराश तो नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। 24 घंटे में हर इंसान की आज की वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए हर किसी के शरीर में 24 घंटे में 24 तरह के बदलाव नजर आते रहते हैं। अगर आप देखो कि आपको जुकाम टाइप का लग रहा है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे जुकाम जैसा लग रहा है, गला सूख रहा है तो गला सूखने जैसा लगेगा। ये अनुभूति होने लगती है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। और खास करके जब निगेटिव थॉट्स के होते हैं, पॉजिटिव हमारे ऊपर बहुत देरी से हावी होता है, निगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होता है। फिर इस तरीके से गांव समाज में और गांव में हमने कुछ किए थे कि उस वक्त हम गांव में ज्यादा नहीं पाते थे, लेकिन गांव समाज के जो भी भाई बंधु जुड़ते थे उनको हम फोन कॉल के जरिए कि आप अपने फोन को स्पीकर पे डाल दो, गांव समाज में जहां बैठे हो वहां पे आप उनसे बात कराइए, मैं जो बोल रहा हूं उन तक बातें पहुंचे। क्योंकि जो जैसे हमारी सुविधा थी उस तरीके से हम करते रहे कई जगहों पे। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का जो आशीर्वाद है, आप सभी की दुआओं में जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद की बदौलत ही हम कह सकते हैं कि हमने राजीव भाई की कही हुई हर बात को साबित करने का काम कर रहे हैं। कि अगर उन्होंने कहा कि ये चीज यहाँ पे है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, गौमूत्र यहाँ काम आती है, तुलसी के पत्ते यहाँ काम आते हैं, दूध दही घी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दूध घी दही से नफरत कराती है। इसी दूध दही घी ने इंग्लैंड अमेरिका लंदन जैसी जगहों पे वहां पे जैसा दूध मिल रहा था, उसी दूध में मुनक्के को डाल के उबाल के पीने से जो 1 महीने में होता था वो 2 दिन में हो जाता था। तो ये चीजें थी कि सिर्फ सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं कम शब्दों में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप सभी से विनती है कि जमीनी स्तर पे कभी भी और सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी भ्रम ना फैलाएं। एक भ्रम सैकड़ों परिवारों को उसके स्वास्थ्य की नुकसान कर सकता है, समृद्धि का नुकसान कर सकता है। और समृद्धि किस कदर आती है, कल मैं जहाँ पे था आनंद जमुई जिले के आनंदपुर गांव में एक स्वदेशी चिकित्सा के लिए उनके शादी समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का आयोजन करने, तो वहाँ पे एक भाई जो था वो एक उल्लू को पकड़ के लाया। हम वही मंदिरों में घूम रहे थे, आसपास देख रहे थे, तो एक उल्लू पकड़ के लाया। मैंने कहा ये भैया क्या है? कहता है उल्लू है। मैंने कहा क्या करोगे? कहा कि उसने कहा इस उल्लू को हम टांग के रख देंगे, मर गया है अब इसे टांग के रख देंगे, इसके बाद इसकी मांस और हड्डी इसको पानी में घिस के हम उन बच्चों को चटाते हैं जिसे निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया का हायर स्टेज जहाँ कोई दबाव नहीं है, कोई दवा नहीं है, उस निमोनिया को जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और पता नहीं क्या क्या चीजें दी जाती है, उसमें 2 से 4 खुराक में वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। मैंने कहा जी ये ज्ञान कहाँ से मिला? उन्होंने कहा जी वो सामने जो घर बना हुआ है वो मांझी लोग हैं, उन्होंने बताया है। मैं फिर उस मांझियों के पास पहुंचे, मैं धीरज भाई हम सारे पहुंचे, वहां पे धीरज भी थे बंगाल से आए हुए, और पटना से एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं भाई धर्मेंद्र नाथ जी, वो भी पहुंचे हुए थे। एक औरंगाबाद से मिलने आए थे स्पेशली इस कार्य को देखने के लिए कि जमीनी स्तर पे स्वदेशी चिकित्सा शादियों में कैसे चल रही है। इस चीज को देखने के लिए रेलवे बोर्ड के स्टेशन मास्टर अनुग्रह नारायण रोड के वो भी देखने आए थे। तो इस तरीके से 2-4 भाई बंधु और आए थे वहां पे। तो वहां पे हम जब पहुंचे तो उनसे पूछा, तो उन्होंने जो बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मिट्टी का घर, फूस की छत, उस घर का बंदा ये कहता है कि ये जो उल्लू वाली जो दवा थी पिछले साल मेरे घर में ना होने की वजह से मेरी पोती को 50,000 रुपये हॉस्पिटल में खर्च करने पड़े और मेरी पोती भी नहीं रही और 50,000 रुपये भी लग गए।
तो ये मतलब परंपराओं का मतलब इतना अद्भुत ज्ञान, तो ये अद्भुत ज्ञान भी हमें अपने चिकित्सा क्षेत्र की, तो हमारे जो वैद्य सत्यवान नायक जी हैं, जो वैद्य निर्माण क्रांति के तहत हम स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डेली वो चलता है, उसमें हमारा यही प्रयास है कि अनुभवों को इकट्ठा करना है, पुरानी परंपराओं के सरल ज्ञानों को इकट्ठा करना है, और जमीनी स्तर पे दौड़ने के बाद तो ये समझ में आता है कि जिसके घर में जो है, सबसे पहले, कल भी मैंने बोला है और आज फिर बोल रहा हूं, जो दर्द देख के आया हूं उस दर्द के आधार पे मैं कह सकता हूं, आज के बाद नमक नून और तेल, हमारे यहाँ कहते हैं नमक तेल हल्दी, नमक तेल हल्दी से ही बहुत सारे रोगों को ठीक करने का और उसके अनुभवों को इकट्ठा करके समाज को देने का कार्य करेगा गोविंद भाई। ये मेरी मतलब आज के बाद। और एक दूसरी जो सबसे सरल चिकित्सा पैथी है, बायोकेमिक चिकित्सा पैथी, जहाँ की एक दवाई, एक खुराक 10 पैसे की बैठती है, उस चिकित्सा पैथी को भी जन जन तक आगे पहुंचाना है, उनके ज्ञानों को आगे पहुंचाना है, सरल ज्ञान को आगे पहुंचाने का कार्य करना है। और इस कार्य में आप सभी सहयोग कर सकते हैं, और इस सहयोग के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके सामाजिक समारोह, जो भी आपके सामाजिक समारोह होते हैं, उन सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा को जीवित रखने के लिए, इसका बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराएं। ये इस भाई की विनती है। आप सभी में से किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। कहने और बोलने को बहुत सारे बातें हैं, एक दिन का दर्द नहीं है इसमें। 3 साल में लाखों परिवारों का दर्द है, कई ऐसे लुटते डूबते परिवारों का दर्द मैंने सुना है। आज भी कई ऐसे अमीरों का भी परिवारों को देखा है जिनके पास करोड़ों रुपया है, हजारों नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी संस्कार के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में वो कंगाल हैं। तो ऐसे भी दर्द मैंने देखे हैं। तो दर्द यहाँ पे दर्द से भरा पड़ा है। तो आप सभी भाई बहनों से यही विनती है कि आप अपनी दुआओं में जो अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जो भी इष्ट देवताओं को, उनसे आप यही विनती करें कि हम जैसे भाई बंधुओं की सद्बुद्धि बनी रहे, और हम इसे जो एक अभियान ठाना है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति जैसे अभियानों को फलित फूलित करना है। इसमें हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, परमात्मा हमें अथाह शक्ति दे। ये शक्ति की विनती हम तो करते ही हैं, आप हमारे लिए, इस भाई के लिए करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही जाते हैं, क्योंकि आपका तो रसोई घर का इतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, तो क्वेश्चंस में ही वो आंसर हो जाएगा। अब पहला हाथ आई थिंक सो एनपी यादव जी का मुझे दिख रहा है। हाँ यादव जी। जी नमस्कार गोविंद भाई। नमस्ते भैया, नमस्ते, वंदे मातरम। जी जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि जैसे पहले आपने बताया कि लोग भ्रम फैला रहे हैं, अलग अलग नेचुरोपैथी में भी भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो भ्रम कैसा फैलाया जा रहा है और कैसे पता चले आम आदमी को ये भ्रम है, हम उसको सही कैसे समझे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि आप अगर अपने जैसे वो निशा जी ने पूछा कोविड वाला केस की, कोविड में तो उसका थोड़ा क्लियरेंस नहीं हुआ। अगर 1-2 केस स्टडी बता दे कि इस केस में हमने ये किया, ऑक्सीजन वाले केस में ये किया, तो उससे हम लोग को थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसके लिए भाई हरजिंदर भाई जी शायद जुड़े हों, मुझे ध्यान है, तो वो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल में मैं सारे डाटा वगैरह हटा देता हूँ। हरजिंदर भैया या दीपक भाई कोई जुड़े हों। हरजिंदर भाई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हरजिंदर भैया को अनम्यूट किया जाए, हरजिंदर भाई जी को अनम्यूट करें। हाँ हरजिंदर हरजिंदर भाई, भाई भैया बोल सकते आप हैं। इसे अपने YouTube चैनल के जो डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा जी की केस हिस्ट्री है, या जयपुर में जहाँ पे लिखा हुआ है कि हर घर में हो ऐसी बहन बेटी बहू, इन दोनों में से किसी भी एक जो वार्तालाप है, पूरे वार्तालाप को आप रिकॉर्डिंग को आप सुना दीजिए। मैं ट्राई करता हूँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ, और रह गई बात जो पहला सवाल था, भ्रम।
भ्रम तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में चिकित्सा को व्यवसाय बनाने के लिए कोई भी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, एक्यूप्रेशर हो, जिस भी पैथी का आप नाम ले लें, वो सब के सब भ्रम फैला ही रहे हैं। ये अपने दिल से पूछना पड़ेगा, दिल से, इसलिए क्योंकि जब सामने वाले की औकात नहीं है, सामने वाले की हैसियत नहीं है और उसे उस चीज की जानकारी दे रहे हैं, इसका मतलब वो भ्रम है। ये मेरा अपना मानना है। जमीनी स्तर पे कई परिवारों को एलोपैथी के हाथों भी लूटते देखा, होम्योपैथी के हाथों भी लूटते देखा, नेचुरोपैथी के हाथों भी लूटते देखा। परिणाम आना ना आना तो बात की बात है, लूट ही सबसे बड़ी भ्रम है। खैर, इसके ऊपर और भी शोध कार्य चल रहा है। अभी तो जो मैंने देखा है, जो जमीनी स्तर पे बहुत सारे ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, ये प्रमाण, क्योंकि देखिए आज के समय में चाहे वो अंबानी है, मैं खुले तौर पे कहता हूं सबसे ज्यादा पैसा अंबानी के पास है, अडानी के पास है, क्या वो नहीं मरेगा? दुनिया का कौन सी पैथी है जो पैथी कहती है कि मैं, हमारी पैथी में आ जाओ, आप स्वस्थ रहोगे, तो मुझे बता, जिंदा रहोगे तो बता दो भाई, मरेगा कौन? वो नहीं मरेगा। जब मरना ही सत्य है तो भ्रम इस बात का क्यों फैलाना? हमें वो चीज फैलानी है, मतलब ये जो है कि सबसे सरल हम काम कर रहे हैं मास लेवल के लिए, 90% लोग 90% से आमदनी को इकट्ठा करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि ईमानदारी से जो सबसे गरीब है, आपके परिवार में जो सबसे गरीब है, जो कुछ अफोर्ड नहीं करे, कोई ऐसा भाई भी होता है जो 2 वक्त की रोटी उसे नसीब नहीं है, तो वो कैसे स्वस्थ रहे? उसके लिए आपने क्या ढूंढा? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस बात को हर पैथी में, जो भी पैथी जिस पैथी में काम करते हैं, जैसे आज मैं जहाँ पे बैठा हूँ नेचुरोपैथी हो, पटना के नेचुरोपैथी सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पे जब पिछले 6 महीने मेरे ख्याल से 11 अक्टूबर को धर्मेंद्र नाथ भाई जी से मुलाकात हुई थी, 11 अक्टूबर को जो दिल्ली आए, इनसे जब मेरी बात हुई, आज इसी नेचुरोपैथी सेंटर में गरीबों के लिए, जो नीचे तबके के लोग हैं वहाँ के, जो कोई आते हैं भाई बंधु, तो उनको अपने रसोई घर से जो उनकी हैसियत के हिसाब से जो उनके जो होती है, जो चीजें होती है, उसी को उनको प्रमोट करते हैं, वही बात बताते हैं। और जो उनके विपरीत होता है, जो उनकी क्षमता से नहीं होता, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये लोमड़ी वाला हिस्सा, लोमड़ी वाली कहावत, जो चीज नहीं मिलेगी वो खट्टे अंगूर, उसको नहीं मिला तो खट्टे अंगूर हो गए, अंगूर खट्टा हो गया। तो इस तरीके की भावनाओं के साथ जमीनी स्तर, तो आज हम जिस क्रांति की बात कर रहे हैं ना, मेरा जो मानना है, क्रांति कभी भी मिडिल क्लास फैमिली से और हायर क्लास फैमिली से नहीं हो सकती। क्रांति के लिए जो मरने के लिए जो सिपाही चाहिए होता है ना, वो नीचे तबके से चाहिए होता है। अगर हम नीचे तबके के सिपाहियों को अपनी उनकी सुरक्षा नहीं कर सके, तो वो हमारे लिए लड़ने वाले नहीं है। आज मैंने जब देखा पीछे जमीनी स्तर पे, अब हम कोरोना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये सर, ये तो सारा का सारा वो है। मैंने कहा ये बात तो पहले होता था, लेकिन अब क्या है, इस बार अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो यही लोग खुले तौर पे आ जाएंगे, जमीनी स्तर पे ऐसे उखड़ के आएंगे कि सबकी धज्जियां उड़ा देंगे। क्योंकि अब दर्द और सारी चीजें, जो सबसे नीचे के लोग होते हैं उन्हें गंवाने का कोई डर नहीं होता, इसलिए वो क्रांति बहुत तेजी से करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको अपने बच्चों को, आज हमारे यहाँ क्रांति खुले तौर पे अच्छे से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सबसे पहले तो सबसे ज्यादा सबको डर में फैलाया, उसके सबके खर्चे बढ़ा दिए, सबको कर्जों में डाल दिया, सबके हाथ में क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया, सबकी खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़वा दिया, ताकि ये हमेशा बंदा हैंड टू माउथ रहे। इसलिए वो एक दिन तो आंदोलन में जाए, लेकिन लगातार 10 दिन के आंदोलन को ना कर पाए। हरजिंदर भाई मिला वो? नहीं भैया अभी नहीं, मैं यहाँ पे ना ग्रुप में अच्छा कोई बात नहीं। एक दूसरा इन्होंने बताया कि हमने क्या बनाया था, हमने एक पोस्ट बनाया था कोविड के दौरान, होम्योपैथी, आयुर्वेद और घरेलू के नजरिए से एक कोविड का पोस्ट बनाया था। उस पोस्ट को हमने शेयर किया था, जिस भाई बहनों को पोस्ट मिली थी उसके हिसाब से, स्वाद ना आने पे, सांस की तकलीफ ना आने पे, वो पोस्ट मैं अभी कीप से उठाकर आपको शेयर कर देता हूँ। आप लोग इसी ग्रुप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उनमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था। और ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे जाते हैं। मलय साहा जी, आपने हाथ उठाया था, आपको कुछ पूछना है?
आई हैव अनम्यूटेड यू, अनम्यूट किया है आपको। ओके गोविंद जी, तब तक आप थोड़ा बता सकते हैं कि किचन में जो रसोई घर में हम कौन कौन मसालों को औषधि के हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मतलब शिक्षा जो हमको हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमको किसी का भी कुछ अंदाजा ही नहीं है। जैसे बाहर के देश लोग हल्दी को बहुत टर्मरिक उसका मानते हैं, और हम लोग को उतना ध्यान ही पता ही नहीं है। और बहुत सारे जैसे जिंजर, अदरक हो, लहसुन हो, जैसे आपने बोला अभी राई का तेल हो, तो उस हिसाब से थोड़ा कुछ ज्ञान दे सकते हैं कि कौन कौन मसाले हमारे में एक्चुअली औषधि का काम करते हैं। जी, इसके लिए दीदी मैं सिंपल सा एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो रसोई घर है, अब अगर हम एक भाई होने के नाते राय दूं तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर घर में आपके 5 परिवार, 2 परिवार हैं, एक मियाँ और एक बीवी, तो उनके लिए है कि एक की तो ड्यूटी ये रखें कि वो 2 गरम औषधि, जो हमारे रसोई घर में गरम मसाले कहा जाता है, उन 2 गरम मसालों के सारे गुण धर्म और उसके उपयोग को कहीं ना कहीं याद कर लें अपने पूरे जीवन में। जिस तरीके से हम स्कूटी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, उसी तरीके से 2 मसाले मतलब 2 तरह की गाड़ियों को चलाना सीख जाएं, और पति को 2 ठंडी तासीर की औषधियों का अगर इतना भी कर लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है कि उस परिवार में कम से कम 90% रोगों के लिए उन्हें किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। कभी भी किसी को भी जुकाम होता है, देखिए जुकाम होने से हम किसी को रोक नहीं सकते। जुकाम होने से चाहे हम जितने मर्जी परहेज में रह लें, जो भी चीजों में रह लें, हम जुकाम होने से रोक नहीं सकते। अगर हमें इस बात का ज्ञान है कि हमें जुकाम हो गया, नाक में उसी वक्त सरसों के तेल की 2-2 बूंद डाला, नाभि में डाला, पैर के तलवों में लगाया, सर पे लगाया और बस खत्म। उसके साथ मतलब ये इतना सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से उसी वक्त अगर कर लिया जाता है, तो अगर उससे थोड़ा सा देर हो जाता है तो आपको उसके साथ हल्दी की गांठ को या हल्दी के पाउडर को जलाना पड़ता है और उसका जो धुआं होता है उसे सूंघना पड़ता है। अदरक और गुड़ को चबा के खाना होता है। तो इससे पहले से दूसरे दिन का जो जुकाम होता है वो नष्ट हो जाता है। जब 2 से 3 दिन हो जाता है, 3-4 दिन पुराना हो जाता है, फिर हमें अपनी दवा का इलाज थोड़ा सा लंबे समय पे लंबे तरीके से करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी परिवार की सभी माताएं बहनों को अपने रसोई घर की कुछ, जैसे जिस तरीके से फिटकरी थी, कोविड के दौरान फिटकरी ने बहुत मदद करी। सैनिटाइजर के रूप में फिटकरी बहुत मदद आई, सैनिटाइजर के पैसे बचा दिए और बहुत सारी चीजें बचा दी। फिटकरी रक्तस्राव की सभी समस्याओं के लिए काल है, चाहे रक्तस्राव मासिक धर्म का रक्तस्राव हो, नाक का रक्तस्राव हो, बवासीर का रक्तस्राव हो, मतलब जहां से रक्त निकलता हो, इसमें फिटकरी अद्भुत काम करती है। फिटकरी दमे में काम करती है। इसी तरीके से नमक है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे अलग अलग जो शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक है, उन संस्कृत को हिंदी रूपांतरित करते हुए अपने जीवन में बहुत सारे डॉक्टर वैद्य जी ने उपयोग करते हुए इसे हिंदी की सरल भाषाओं में डाला है। तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के साथ साथ विश्वास करना पड़ेगा। दिक्कत तो विश्वास की है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता कि वाकई, और वो विश्वास लाने का काम स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार कर रहे हैं। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जहाँ पे 2-2 महीने थे लोग एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, अन्य पैथियों का इलाज करा रहे थे और ठीक नहीं हुआ, और पता चला जी तेज पत्ते का एक पाउडर था, उसको हमने सुबह शाम पिया तो पता चला जी वो समस्या नष्ट हो गई। तो एक तेज पत्ता अगर उस समस्या को दूर कर सकता है, एक अजवाइन, मेथी, हल्दी दूर कर सकता है, तो विश्वास दिलाने का काम स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार आप सभी के माध्यम से अनुभवों के दौरान दे देंगे। और अध्ययन करना, क्योंकि मैं भी कोई अलग से पढ़ लिख के थोड़ी आया, कोई कोर्स थोड़ी किया हूं। मैंने तो राजीव भाई के व्याख्यानों को सुन के, उनकी बातों में एक बात थी कि आपको और ज्यादा किताबें हैं और ज्यादा परंपराओं में ज्ञान है, बड़े बुजुर्गों के पास ज्ञान है। आज समस्या आज नहीं हुई है,
हाँ, रोग का नाम बदल सकता है, शारीरिक तकलीफें नहीं बदलती, शारीरिक तकलीफें वही रहती है। जो आज से 50 साल पहले दांत में दर्द होता है, आज भी दांत में दर्द वैसे ही महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आज दांत का दर्द अलग तरीके का होता है, उसमें अलग से वो आता है। पेट का दर्द आज अलग तरीके से, दर्द वही है, जलन वही है, सूजन वही है, चुभन वही है, जो अनुभूति है वो समस्याओं की अनुभूति वही है। तो मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत सारी बातें बताऊं, उससे अच्छा है कि मैं जहां से सीखा हूं, मैं वो नकलची बंदा हूं, वो चोर बंदा जिसने ज्ञान को चुराया और जन समाज को खुले तौर पे दे रहा है। और अभी मैं फिलहाल सबके लिए कहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर गणेश चौहान हैं, गणेश नारायण चौहान, उनकी एक पुस्तक है मसालों द्वारा चिकित्सा, जो पॉपुलर बुक डिपो प्रकाशित करती है। वो पुस्तक हर किसी को पढ़नी चाहिए, हर किसी के घर में होनी चाहिए। अगर रसोई घर है तो ये मसालों द्वारा चिकित्सा की पुस्तक उनके घर में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अगर आप लिख के भी एक बार ग्रुप में डाल देंगे तो जो बाद में भी जुड़े तो ये बुक के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। हाँ, वो मैं बुक्स जेठा की फोटो डाल दूंगा। हाँ हाँ, प्लीज डाल दीजिए। जेठाराम जी, मैं आपका हाथ उठा था, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बैठे बैठे। हाँ जी, बोलिए भैया। हेलो। हाँ बोलिए भैया। गोविंद भैया, जेठाराम बोल रहा हूँ बीनवाल से। हाँ जी, हाँ जी भैया। आपने के उपचारों से प्रश्न तो नहीं है मेरा, लेकिन कुछ अनुभव बता रहा हूँ आपको कि सिरोही में एक लड़की थी जिसको प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी, 8,000 पे आ गई थी। तो जी डॉक्टर ने कहा कि उदयपुर जाके चढ़वानी पड़ेगी, लेकिन रात को 9 बज गए थे, तो कल सुबह चले जाना। तो मेरे भांजे ने मुझे कॉल किया, तो आपके उपचार से वीडियो को देख करके मैंने उसे बताया, ये गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इनका काढ़ा बना करके पीने को बोला। तो कि इतना सारा तो नहीं होगा, मैंने कहा जो जो है वो आप कर दो। तो उन्होंने वैसा ही किया और कल दूसरे दिन वापस चेकअप करवाया तो वो 8,000 से 16,000 हो गई। तो कि क्या किया जाए, इसी प्रकार देते रहो, और वो हॉस्पिटल जाने से बच गई और उसका बुखार भी उतर गया, प्लेटलेट्स भी वापस बढ़ गई। जी। तो उदयपुर जाती है और उसका बहुत सारा खर्चा होता, तो इतना बड़ा खर्चा होने से बच गया। थैंक यू और जेठाराम जी, बोलिए। तो मसालों के द्वारा जो आप उपचार बताते, क्योंकि दवाइयाँ तो दुकान में मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं, तो वो तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे घर पर उपलब्ध है। तो इन चीज़ों से हम क्या लाभ उठा सकते हैं? तो ये तरीका जो बताने वाले हैं, तो वो एक ही शख्स हैं जिसका नाम है गोविंद शरण प्रसाद जी। तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सिरोही में मुलाकात हुई थी पहली बार, मिल कर के बहुत अच्छा लगा। टीम के अन्य सदस्य भी मिले, सत्यवान जी भी मिले। उन टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जेठाराम जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि ये ही छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस है, हम जो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हमारे खुद के किचन के मसालों से, तो वो नॉलेज जो इसमें है और वो इतना हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें है, वो आम नागरिक को पता ही नहीं है। तो ये आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया जो गोविंद जी के एडवाइस पे आपने किया है, थैंक्स अ लॉट। और किसी का प्रश्न है? रेखा वहाने जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, आप बात कर सकते हैं। हेलो हेलो। जी जी, वंदे यस। मातरम। हाँ, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं भिलाई से वीरेंद्र वहाने बोल रहा हूँ, रेखा वहाने का मिस्टर बोल रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ जी आवाज सर, आ रही बताएं। बोलिए है? बोलिए, आ रही है आ रही है। हाँ। काफी समय से आप लोग बातें सुन रहा हूँ और काफी अच्छा लगा कि रसोई घर के माध्यम से अपन अपने रोगों को ठीक किया जा सकता है, बता रहे हैं सुन करके प्रभावित हुए इन बातों से।
सर अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करूँ कि मैं आपको बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को। जी जरूर हेलो। बताएं। हाँ, ये क्या जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हड्डी जो है तो ब्रेक हो गया था। तो अभी तो सब ठीक ठाक है, अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया था मैंने, तो सब ठीक है। लेकिन नसों में रह रह के काफ़ी दर्द रहता है, इसमें दवा चल रही जी है पर मुझे थोड़ा भी अभी आराम नहीं लग रहा है। तो इसमें रसोई चिकित्सा के माध्यम से कुछ करने पड़े तो थोड़ा सलाह दिए रहेंगे, आभार रहूँगा आपको। जी मैं कम शब्दों में दो बातें आपको बता दूं। एक तो हमारे परंपराओं में कही जाती है कि कभी भी चोट लगती है वो ठंड के मौसम में जरूर याद आती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप अपने जीवन में एक तो मौसम जब ठंड का आएगा तब अपने आप को बचा के रखिए, और दूसरा जी। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। खट्टी चीजें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें, तो इससे भी दर्द हमारा नहीं बढ़ता। लेकिन एक पूरब की हवा चलना और एक ठंडी चीजों का सेवन करना या ठंडे का मौसम आना, कोई ऐसा नहीं कहता हाँ ना, एक कहावत होती है कि ऐसी मार मारूंगा ना कि ठंडे में याद आएगा। तो जब पुलिस की मार पड़ती है तो ठंड में पता चलता है कि पुलिस ने मारा था, दर्द दोबारा याद आता है। तो ये जी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ठंडे चीजों से जिन्हें भी अपने जीवन में दर्द की हाँ समस्या घुस गई है, उन्हें ठंडी चीजों जी। से तो ऐसे दुश्मनी निभानी चाहिए, सांप नेवले का दुश्मन हो। हाँ हाँ। और आ जाते हैं अब लेकिन अपनी रसोई घर से इलाज के रूप में। रसोई घर में जो हमारे पेन किलर चीजें हैं वो है हल्दी है, मेथी है, अजवाइन है, सौंठ है, हाँ लहसुन है, हाँ जितने भी गरम तासीर की जो इसको कहते हैं गरम मसाला, ये सारे हमारे हाँ हाँ दर्द निवारक होते हैं, पेन किलर हैं। इसमें से आपको जिसको भी स्वाद अच्छा लगता है, जो भी चीजें अच्छी लगती है, उनमें से किसी एक चीज को आप सूट ले लें और लंबे समय तक आप उसके थोड़ी सी मात्रा में नियमित रूप से सुबह और रात को सेवन करें। जैसे आपको हल्दी पसंद है, आप हल्दी ले लीजिए। मेथी पसंद है तो मेथी ले लीजिए। सौंठ पसंद है, सौंठ ले लीजिए। लहसुन पसंद है, लहसुन ले लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए किसी एक को लंबे समय तक लें। किसी एक को सुबह और रात को दो टाइम का आप बना लें कि सुबह एक बार उठते ही सुबह के समय में, और एक बार रात को सोते हुए अपनी थोड़ी सी मात्रा में। तो कई लोग कहते हैं कि गर्म होता है, गर्म होता है। मैं उन सभी के लिए बता देता हूँ कि जिन्हें जो भी कहते हैं गर्म होता है, उनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप किसी भी पैथी से दवा इलाज कराते हैं तो क्या गर्मी के मौसम में अपनी दवाइयाँ बदलवा लाते हैं कि जी अब गर्मी का मौसम आ गया, मेरी दवाइयाँ बदल दो? पहले वाली पता नहीं आपने गर्म दे रखी होगी या ठंडा दे रखा होगा। सही है। सिर्फ हमें अपनी मात्रा का और अपने शरीर का ध्यान रखना है। हाँ ज्यादा क्या होगा, अगर आप हल्दी, दो तीन चुटकी हल्दी रोज सुबह दूध में या पानी में उबाल के पीते हैं, तो हो सकता है 10 दिन में ना ठीक होगा, 1 महीने बाद ठीक होगा। यही होगा ना। सही बात है। और दूसरी चीज, वो इस इसके बाद जो आता है, आप अपने नजदीक में अगर कोई दिक्कत है, और विशेष तौर पे खास करके यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी भाई बंधु हैं या बाद में कोई भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से यही विनती है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, अगर आपको रसोई घर से चिकित्सा चाहिए या रसोई घर चिकित्सा सीखना चाहते हैं, तो जो हमें मालूम है हम निस्वार्थ भाव से आप सभी को बताना चाहते हैं। उसके लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना पड़ेगा। ये तो हो गया साधारण जी। सा। लेकिन अभी आपके इलाज के लिए मैं कहता हूँ, अब आपकी चिकित्सा आपको सुपुर्द कर दिया, रसोई घर की ये मसाले आपके काम आएगा। और परहेज में आपको ठंडे और खट्टे का करना है। परहेज जो है हाँ ठंडे और खट्टे का। और इलाज के रूप में रसोई घर के गरम मसालों में से जिसको भी, आपको दालचीनी स्वाद में पसंद है, आप दालचीनी को चूज कर लीजिए। आपको मेथी जैसे अभी मैं पीछे बताऊं, किसी बहन को मैंने मेथी का पानी बताया कि मेथी की चाय बना के पियो, मतलब मेथी पानी में डालिए, उबालिए, उसको चाय बना के पीजिए। एक बहन को मैंने कुल्थी की दाल बताई थी, 6 महीने कुल्थी की दाल पीने से उसकी पथरी तो गई, साथ में उसका मोटापा गया, उसका मोटापा ठीक हो गया, उसकी मासिक धर्म की समस्या ठीक हो गई, उसको नींद नहीं आती थी, नींद की समस्या दूर हो गई, उसके शरीर में जोड़ों में दर्द होता था, दर्द ठीक हो गया। यानी एक कुल्थी नियमित रूप से 6 महीने लेने से कितने अनेकों फायदे हो गए। तो शरीर के कायाकल्प होने तक, शरीर पे पूरा असर दिखाने तक उसे हमें सेवन करना पड़ता है। ठीक है, सर ये अभी जो अगला
आपका और प्रश्न है? नहीं तो मैं नेक्स्ट पर्सन के पास जाती हूँ। एक छोटे से वजन के चाहते हैं, ये नसों में ज्यादा प्रॉब्लम रहता है जी तो एक्सीडेंट की वजह से जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, लेकिन नसों में दर्द बना रहता है। तो मैंने आपको बोला इसमें से किसी भी, अगर आप हल्दी का भी सेवन करते हैं तब भी आपकी नसों की समस्याओं को दूर करेगा। मेथी को, अजवाइन को, दालचीनी को, सिर्फ क्या करना है, खट्टी और ठंडी चीजों को नमस्ते कर देना है। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा हमारे, अगर नॉर्मल सी बात करें, हमें अस्वस्थ और बीमार करने के लिए जो सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक कर रहा है वो है हमारा ठंडा और खट्टा। ठंडा, फ्रिज भी ठंडी, एसी भी ठंडा, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और खट्टी चीजें भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। मैंने अभी हिमानी जी को अनम्यूट किया है। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार सभी जो सुन रहे हैं यहाँ पे। गोविंद जी, मैं अभी रिसेंटली आजा, मैं यहाँ होल्ड कर लूंगा 5 मिनट। दीदी अभी आपसे 5 मिनट का समय चाहूंगा आप लोगों के बीच से, जहाँ पे हम अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं पटना के नेचुरोपैथी सेंटर में एज ए स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए शिविर भी कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो आ रहे हैं, तो उनका जरा थोड़ा सा उनसे मुलाकात कर लें 5 मिनट, उसके बाद इसी सत्र को यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ओके गोविंद जी, हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं। निशा जी, तब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए अपने हेल्थ का, जिससे बाकी लोग भी जान जाएं। अच्छा, आपने मुझसे कहा? हाँ जी जी, आपके बारे में लोग जानते तो होंगे, लेकिन यहाँ पे जो नए लोग जुड़े होंगे वो नहीं जानते होंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ये 5 मिनट ब्रेक में मैं मेरा स्टोरी शेयर करती हूँ। 2016 में मुझे कैंसर डायग्नोसिस हुआ था। उसके पहले मुझे, एज आई सेड बिफोर दैट, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इन एनी मैटर रिगार्डिंग साइंस और नेचुरल हीलिंग, कुछ भी नहीं अंदाजा था। बट 2000 ये ब्रेस्ट में लंप जो था बहुत सालों से था पहले भी, और उसके मैं बीच बीच में हमेशा मैमोग्राम कराती रहती थी। उसके पहले भी एक बार बायोप्सी कराया था, नेगेटिव आया था। बट 2016 में जो मुझे खुद से फीलिंग आया कि लंप का साइज बढ़ गया है, तो मैंने जाके खुद से मैमोग्राम कराया। तो दादी नानी जो इलाज करती थी, आज से अगर हम थोड़ा सा ही पहले जाएं तो पहले के सभी दादा दादी जो नाना नानी थे, उन्होंने अपने बच्चों को पालने में उनका हेल्थ का खर्च नहीं रहा। और आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी एक दुकान के नाम पे लाखों रुपए, हजारों रुपए, यहाँ तक कि इसको खत्म भी कर दिया जा रहा है। तो छोटी सी बात करें तो इसी चीज को लेके कि हम कैसे अपने परिवार को, समाज को समृद्धवान बनाएं, मतलब उनकी समृद्धि। हम किसी की आमदनी नहीं बढ़ा सकते, अगर उसके खर्चे को भी अगर हम बचाना सिखा दें तो जितना कमाएगा उतना उसकी समृद्धिवान बनेगा। इस प्रयास में ही हमारा है कि मसालों द्वारा चिकित्सा जो दादी नानी करती थी, घरेलू उपचार अनुभवों को, उन्हीं अनुभवों को दोबारा समाज में जागृत करने का काम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और जमीनी स्तर से कर रहे हैं। तो जमीनी स्तर पे जो हमारा उद्देश्य है, जो तरीका है, वो है कि हम तो इतने बड़े चीजें हैं नहीं कि हमारे लिए कोई ऑर्गेनाइज किया जाए बड़ा बड़े व्यवसाय। तो हमने क्या कि जो हमें अपने सामाजिक समारोह में बुलाते हैं, जैसे कल हम गए हुए थे, शादी के बाद रिसेप्शन होता है, तो उनका फोन आया, भैया मेरे यहाँ रिसेप्शन है, आप आके हमारे समाज में स्वदेशी चिकित्सा को बताइए। तो शादी समारोह में, विवाह समारोह में स्वदेशी चिकित्सा का शिविर लगवाना, अलग अलग सामाजिक समारोह में, जैसे कई लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, कई मंदिर का पूजा करते हैं, कोई जागरण कराते हैं, तो उन सभी जगहों पे जाके स्वदेशी चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उसमें सिंपल सी चीज है कि किस तरीके से, एक ही बात कहना होता है कि जब ये डॉक्टर नहीं थे, जब गांव अच्छे अच्छे वैद्य भी नहीं होते थे, इतने ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं थे, होम्योपैथी के भी डॉक्टर, आज से 50 साल पहले की भी बात कर लें तो बहुत कम डॉक्टर मिलते थे, बहुत कम वैद्य मिलते थे।
बहुत कम होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, या 100 साल और पहले चले जाए तो और भी नहीं थे, तब भी तो लोग पैदा होते थे और रहे, उनकी उम्र भी रही है। और सारे के सारे, मैं तो उनमें से एक ऐसे परिवार से हूँ जो हमारे नाना के पिताजी हैं वो घमंडी खलीफा हुआ करते थे, पटना और नालंदा और गया जिला के नामी खलीफा हुए। तो उस वक्त तो कोई थी नहीं, डॉक्टर थे नहीं, तो उनको खलीफा को बनाया कौन? वही दूध दही घी खा के ही तो बन गए। और आज हम दूध दही घी के नाम पे खा क्या रहे हैं? व्यवसायिक किस्म के लोगों द्वारा अप्राकृतिक तरीकों से पैदा किया गया दूध, दही, घी, मक्खन, साग, सब्जी, सब उन्हीं के व्यवसायिक किस्म के लोगों द्वारा। दवाइयां भी किससे खा रहे हैं? उन्हीं लोगों की खा रहे हैं जो व्यवसायिक किस्म के लोग हैं। अगर हमारी दादी नानी की दवाई बनाई हुई खाते तो ठीक ही हो जाते। खा किससे रहे? जिसको बनाई इसीलिए गया है। बस यही 2 शब्द कहना तो मेरे ही विचार है, बाकी तो कुछ नहीं। आप जैसे बड़ी बहनों का चीज है जी महिलाओं को ज्यादा जाती है जी इसको तो घर संभालना है जी अब बच्चों को उसको घर संभालना है। अगर इसके नॉलेज में वो रहेगा अपने घर के मसालों से, मगर इसमें एक फैक्टर ये है कि आज के समय में कोई भी चीज जो है बिना खाद के उपलब्ध नहीं है जी मसाला तक भी नहीं है। जी हर चीज में तो खाद की जरूरत है, पेस्टिसाइड खाद। जी अब आप किस तरह से इलाज करें? तो इसका मैं नेचुरल चीज रहा नहीं ना, तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ ना। अगर ये मसाले नेचुरल नहीं है तो आपकी जो दवाइयाँ कौन सी बड़ी नेचुरल है? वो तो महान नेचुरल खराब है। आप उसको विश्वास नहीं दिला सकते हैं ना कि एलोपैथी पर लोग का विश्वास है। वो अब एक पेन किलर हम खाएंगे ना तुरंत गैस भाग जाएगा, तुरंत राहत मिल जाए, लोग करा ये दवा बहुत अच्छा है। अब हम कहें ना कि अजवाइन फाकी है बैठ के, तो थोड़ा सा खाए लग रहा है, एक सब फालतू चीजें नहीं खाए। ये बात सही है, ये सही बात है। ये लोग बोल देंगे आपको। ये सारी चीजें मैंने करी है, मैं पिछले 6 साल में इस काम को कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे को देखने को मिला। लेकिन जिनको ये पता है कि हम वो दवाई खा के नहीं ठीक हो रहे हैं और आज हम अजवाइन खा के, और कई जगहों पे तो ऐसा दिखा है कि रसोई घर एलोपैथी की दवाओं से भी ज्यादा असर करते हैं। जहाँ पे दस्त की गोलियां खा के आप पेट दर्द नहीं ठीक कर पाते हैं, वहां पे पेट पे गीली पट्टी कर लो, पेट की सिकाई कर लो, पेट पे हींग का लेप लगा लो और लगे हाथ अजवाइन खा लो। होता क्या है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि भैया मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मैंने कहा जल्दी जल्दी करो, कहते जल्दी जल्दी, हाँ क्यों? क्योंकि जब अगर आपको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर पहले टैबलेट देता है, टैबलेट से आराम नहीं पड़ता तो फटाक से इंजेक्शन ठोक देता है, तो यहाँ भी जल्दी कर लो। तो जैसे वो करता है तो ठीक होता है। तो जब ठीक होता है तो परिवार, क्योंकि आज स्वस्थ मृत परिवार के तहत भाई सबको भी मालूम है बहुत सारे आज देश विदेश से कोविड के दौरान लगभग लाखों परिवारों को स्वस्थ सिर्फ हमने रसोई घर के माध्यम से। क्योंकि पहले क्या था, डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, जिनके घर में है तो भाई बहुत लोग इसलिए नहीं जा रहे थे कि भाई और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फोन आ गया तो ठीक है, इस घर से ये चीजें करो, और वो स्वस्थ हुए हैं, उनके फीडबैक हैं, और उन फीडबैक के अनुभवों के आधार पर ही विश्वास दिलाया जा सकता है। हमें क्या है कि हम अनुभव देना ही नहीं चाहते। अगर हमारे पास कोई ज्ञान मालूम हो गया कि हम इस तरीके से बीमार पड़े थे और ये चीज ठीक हुआ था, तो जहां पे खर्च वाली अनुभव होगा वो तो फटाक से बता देंगे कि जब मेदांता में इलाज करा ले, तो क्योंकि मैं तो मरा, तू भी जाके कट के आ। लेकिन जहां फ्री वाला इलाज हुआ था वहां बड़े कम लोग अपने रिश्तेदारों को, समाज को बताते हैं। ये मतलब 90% सत्य है कि हम कटे तो तू भी कट। ये कुछ बातें हैं, बाकी प्रयास करना अपना जारी रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को बचाना फायदा लेते हैं। जी। मैं अभी आपको छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। ये है विश्व सुंदरी उत्तमुखी। पिछले 2 सालों से स्वदेशी चिकित्सा को अपना रही, और ऐसे एक नहीं, ये तो चलो एक छोटी सी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एमबीबीएस, जो बंदा खुद सर्जन, एक डॉक्टर हैं हमारे पास, डॉक्टर साजिया, पाकिस्तान से हैं। उन्होंने, उनकी रिकॉर्ड है कि ऑन रिकॉर्ड वो हफ्ते में 5-6 ऑपरेशन करते थे, आज उनके महीने में 5-6 होते हैं। स्वदेशी चिकित्सा को जैसे उन्होंने अपनाया वही उनका रिजल्ट बढ़ गया। नहीं कोई इसमें दादी नानी का कोई कोर्स होता है तो कोर्स करवाना चाहिए। नहीं, कोर्स तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, आप जो राजनेता हैं इनकी जिम्मेवारी बनती है कि स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाया जाए।
क्योंकि आज तो दादी नानी की बात नहीं मानने वाले, तो आज राज हम मान लीजिए कि हमको इसके बारे में जानना है तो हमको तो भाई एक कोर्स करना पड़ेगा ना। कोर्स की देखिए, आपने खाना बनाने का कोर्स किया था क्या? खाना बनाने का तो कोर्स होता ही है। नहीं, घर का जो तरीका परंपरा सीख रहा है, बस वही है, इसी तरीके से इसको सीखा जा सकता है। भैया अगर हमारे पास आज में मान लिया कि मुझे हिचकी आ रही है, तो हिचकी के कई इलाज हैं। एक इलाज उसमें से हमने जाना है कि नमक को पानी में घोल के उसकी 5-5 बूंद नाक में डालते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है। एक इलाज है कि आपकी काली मिर्च को जला के सूंघते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है। आपको 2 फार्मूले याद है, आप किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल कर लो जो आपकी असुविधा है। कोई इसमें ऐसा थोड़ी है कि भाई साइड इफेक्ट होके मर जाएगा बंदा। तो इस बात की तो सत्यता है कि नुकसान होना नहीं, तो भाई किसी भी फार्मूले पे चल पड़ो। गोकुल मतलब पटना से गया जाना है, बाई रोड भी जाए बाई पे जाए, 2 रास्ते हैं, जिस मर्जी जो याद आ गया, जिसकी सुविधा है उसको कर लो। जिसके बाद ट्रेन टाइम से है तो पटना पकड़ के गया पहुंच जाएगा, ट्रेन निकल गई तो भाई बस पकड़ के जाएगा। बाकी सीखने के लेवल में हम लोग ऐसे मीटिंग हमने तो बताई, हमको सीखना है। सीखना है तो पुस्तकें अध्ययन कीजिए, अध्ययन ही सीखना है, स्वाध्याय ही सीखना है। हम लोग का ग्रुप तो बहुत है, सभी लोग डेली रात को लगभग 8 बजे से 9 बजे तक डेली हम लोग एक मीटिंग हाँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के जरिए, जैसे व्हाट्सएप आप देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप है, इस पे मैसेज आते हैं, उनका रिप्लाई कर देता हूँ। और ये अपना जैसे अभी छोटा सा और किस तरीके से जागरूकता फैली, इसके लिए हम ये फीडबैक जो होता है इकट्ठा करके। वंदे मातरम भाई जी, एक लड़की है जिसकी उम्र 19 वर्ष 1 महीने से, उसको महामारी बूंद बूंद आ रही है और कभी ज्यादा आती है, बंद नहीं हो रहा। कृपया जल्द से जल्द घरेलू इलाज बताएं, तेज पत्ता उबाल के पिलाएं। ये उसका फीडबैक आ गया ऑडियो के रूप में कि भैया आपने जो इलाज बताया था उससे ये बच्चे ठीक हो गया। अब इसे हम यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि वहां से लोग सुन के उनका विश्वास बढ़ेगा, वो फिर स्वदेशी चिकित्सा की तरफ लौटेंगे। ये इस तरीके से गोविंद भैया आपको बताए गए नुस्खे से आशातीत लाभ हुआ। साल भर की बच्चे की उल्टी की शिकायत हुई थी, आपके सौंफ के काढ़े के उपाय से 2 बार में ही आराम मिल गया। बड़े भाई के रूप में आपका आशीर्वाद सदैव। मतलब इस तरीके से। ये कहाँ का? बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ यहाँ ठंडा इलाका, वहां भी सौंफ काम किया। मतलब बात यह है कि हमें क्या, हम कितना विश्वास, बहुत फायदा हुआ। 20-25 दिन लगाया था, अभी ना के बराबर खुजली है। तो इस तरीके से बहुत सारी फीडबैक हैं। तो हमने क्या किया है कि स्वदेशी चिकित्सा को अगर बचाना है तो इसके अनुभवों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बाद में इसके ऊपर पुस्तक छाप के, जैसे एक पुस्तक तो ये छपी हुई है चिकित्सा की, एक पुस्तक हम साथ में छापेंगे फीडबैक की कि इस बंदे ने ऐसे किया, इसको यह लाभ हुआ। तो जब वो कहानी पढ़ेगा, चाहे वो देश विदेश में कोई भी माँ बहन उसकी कहानी पढ़ेगी तो कहेगा अच्छा ये चीज हुआ था। तो है भी ये किताब तो पॉपुलर डॉक्टर गणेश नारायण चौहान है, होम्योपैथी के डॉक्टर थे। उन्होंने समाज हित के लिए रसोई घर के मसालों की चिकित्सा के ऊपर पुस्तक लिखी। आयुर्वेद से ही अलग कैसे? नहीं, आयुर्वेद ही है, आयुर्वेद की जननी। आयुर्वेद तो है ही रसोई घर से। आयुर्वेद की पहली, जैसे कहते हैं हमारी पहला गुरु कौन? माँ। तो आयुर्वेद का पहला अक्षर कहाँ से है? रसोई घर से। रसोई घर आयुर्वेद से शुरू होता है, वहीं से आयुर्वेद की जननी। वो सारे कॉलेज जो है वो सारे व्यवसायिक हैं। आज चिकित्सा एक व्यवसाय है, न्याय व्यवसायिक हो गया, शिक्षा व्यवसाय है। ये तीनों जो पहले हमारे यहाँ निस्वार्थ हुआ करती थी, वो सारी की सारी व्यवसायिकरण में घुस गई है। इसलिए वहां पे अब ये चीजें तो ना ही ऐसा विश्वास दिलाया जाएगा, वहां तो इतना ही दिलाया। मैंने तो खुद देखा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, मैंने अपनी छोटी बेटी को लेके गया था, उसको फोड़ा था, तो हमने कहा कि जख्म हो गया, इसका इलाज, कहते वहां जाके एलोपैथी में जाके इसका चीरा लगा लो, नहीं तो ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम होम्योपैथी में गए, उन्होंने, क्योंकि मैं तो अध्ययन करता हूँ, तो मैं होम्योपैथी में गए। उन्होंने, मैडम ने मतलब क्या क्या दिए, और मैंने कहा जी मैंने अभी ये दवाई दी है। तो कहते ठीक है आप एक काम, उन्होंने एक डोज दिया, कहते घर जाओ। घर आने से पहले रास्ते में उसका फट गया, हो गया चीरा। मतलब आयुर्वेद वाले हमें खुद उस तरफ धकेल रहे थे, क्योंकि वो दोनों चोर मौसेरे भाई मिले हुए, चोर मौसेरे भाई मिले हुए हैं ना। तो हमें दादी नानी को अपने रसोई अपने, अगर हम जुकाम के लिए अप्राकृतिक दवाओं का सेवन ही नहीं करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। जब मजबूत रहेगा तो बड़ी बीमारी तो हमारे शरीर में ऐसी नहीं आएगी। जो सब रखा है, क्या आप लोग दवा भी बनाते? नहीं, दवा नहीं। ये तो जैसे एक है अमृत धारा, जो त्रिधारा के नाम से जाना जाता है, दादी नानी के जमाने में बनता था। अजवाइन, कपूर और पुदीना, ये तीनों का सत आता है, आप बाजार में लेके आए और जब रखेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। इससे सर दर्द दूर होता है, इससे दस्त, उल्टी, पेट
बना के बेचना काम नहीं है, बताना काम है कि बनता कैसे है। जो आसानी से बन सकता है वो बता देता है। अगर किसी को अभी उल्टी हो रही है, एक बूंद उसको बतासे में डाल के दे दिया, उसकी उल्टी बंद हो जाएगी। पेट में दर्द हो रहा है, गर्म पानी में एक बूंद डाल के दे दिया, उसका पेट दर्द दूर हो जाएगा। खुजली हो रही है, नारियल के तेल में एक बूंद मिला के लगा दिया, खुजली दूर। सर दर्द हो रहा है यहाँ, हाँ, इस तरीके से ये थोड़ी बहुत चीजें। और ये एक मैजिक ऑयल है, इसकी अलग से ही है, इसको तो मैं आपको थोड़ा सा इसको स्मेल कीजिएगा। ये वो गंध है। हाँ, अब मैं इसके बारे में विशेष बात बता दूं। ये मैजिक ऑयल, इसका नाम रखा है वो अलग बात है, अलग अलग तरीकों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी स्मेल सरसों तेल की गंध है। जब आप कच्ची घानी का तेल निकलवाने जाते हैं तो आप वहां पे चौथी घानी जब डाल रहा होगा ना, जब फल को चौथी बार डाल के तो जब तेल निकाल रहा होगा, उस वक्त कोई माई का लाल वहां खड़ा नहीं रह सकता, इतनी झांस होती है। और उस झांस में अगर हम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी रहेंगे तो हमारी ब्रेन की, शरीर की सारी नसों का खून, इतने रक्त संचार बढ़ जाएगा, आंखों से इतने अच्छे आंसू निकलेंगे कि आंखों का सारा मैल निकल जाएगा, नाक में इतनी अच्छी वो लगेगी। अभी ये सुनने से, जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि ऑक्सीजन नहीं आ रहा था कोविड में, ये सुंघाता था ना तो ऐसे खड़ा हो जाता था, उसका सारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। अभी अच्छा पड़ गया, अभी अच्छा पड़ गया। अभी एक तरफ अभी दूसरी तरफ का भी कर दो, नहीं तो एक तरफ की दुनिया पे मिलेगी, दूसरी तरफ की नहीं मिलेगी। हाँ, ये डेमो क्या है? हमको विश्वास है, इसलिए इतना हम पूछ भी रहे हैं उससे। हाँ, तो आप जैसी बड़ी बहनों का साथी, क्योंकि देखिए इस टाइम पे मैं बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सुबह में हम चाय नहीं पीते हैं जी, चाय पीना कम से कम 1 साल से तो पूरा हो रहा है। वो तो चाय का प्रचार करने वाले भी चाय नहीं पीते, सच्चाई बताता हूँ। चीज बता रहे हैं। हेमा मालिनी कहती है लक्स साबुन से नहाओ गोरी हो जाओगी, वो लगाती नहीं है, ये मतलब सच्चाई है। हाँ, ये पूरी तरह इसका तो बड़ा इसीलिए क्योंकि मैं अजवाइन का मतलब अजवाइन का पानी सुबह छोड़ने में क्या हुआ तो 1 साल से चाय छोड़ गया था। बहुत, जैसे हमको एसिडिटी अभी भी रहता है, ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म ही हो गया है। पहले हमको बराबर दिन भर कभी एकदम इतना ढका रहेगा, लगेगा कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर हो रहा है। परेशान तो हो जाएंगे, बड़ी दवा भी खाएं, अजवाइन भी खाते, ऐसा नहीं कभी खा ली मगर नहीं, चाय छोड़ दी। उससे ज्यादा हमको बेनिफिट मिला कि वो चीज अब नहीं होता है। हाँ, होता है जब खाने का इधर उल्टा तो सीधा कुछ खाएंगे तो मसाला तो होता ही है। अजवाइन डालते हैं, मेथी डालते हैं, सौंफ डालते हैं। अब जैसे अपनी मेथी है, मैं आपको जी जी दीदी। हाँ, बहुत जन वेट कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, हाँ, लाइन लग कोई गया है। हाँ, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होगी बात होगी हाँ, दीदी मैंने से। हाँ, हिमानी जी को अनम्यूट किया है, उसके बाद विक्रम सिंधु जी है और भी है, तो हिमानी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। या थैंक यू। नमस्कार गोविंद जी, एक बार फिर से आपको नमस्कार जी। वंदे मातरम। गोविंद जी, अभी वंदे मातरम। अभी कुछ समय से मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ है जी। तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि ये विदेशी दवा पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं अपने आप को क्योंकि मुझे मतलब ना इतना कभी कभी बढ़ जाता है कि मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, मुझे लगता है कि मैं अभी गिर जाऊंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या औषधि ले सकती हूँ और क्या परहेज करना है, मुझे पूरा प्लीज बता दीजिए। हाँ, एक तो अपना उम्र और वजन बता दीजिए। जी, मेरी उम्र है 48 और मेरा वजन है 69, आई थिंक 69। मासिक धर्म बंद हो गया है। ठीक है। दीदी, अभी 2 चीजें मैं सभी के लिए अभी जो बताने वाला हूँ, सभी के लिए 2 बातें बताने वाला हूँ। कुछ समय पहले अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो 12-13 साल की उम्र में जब हमारे गांव में दादा चाचा इन सबको कभी बीमार होते थे तो बोलते थे जा डॉक्टर चाचा को बुला के ला, तो उनको बुला के लाता था तो 2-4 दिन की दवा दे के जाते थे, बीपी की मशीन लगाने के बावजूद भी। चाहे अब वो बीपी की मशीन लगाते होंगे तो 2 चीजें तो जरूर रहती होगी,
या तो बीपी हाई आता होगा या बीपी लो आता होगा, लेकिन दवा यही दे के कह के दिया जाता था कि चाचा ये 2-4 दिन की दवा है, खा लीजिए ठीक हो जाइएगा। लेकिन आज वही 30 साल बाद उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं चक्कर आने की परिस्थितियों में बीपी को एक मतलब पूरे उम्र की बीमारी साबित कर दी जा रही है कि आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। जबकि आज से 30 साल पहले की बात बताएं तो हजारों, कम से कम 20-25 बार तो मैं डॉक्टर को बुलाया ही होगा। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें सबसे पहले तो बीपी नापने की मशीन भी नहीं थी घर घर। आज तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा ना, जैसे वो बेचा था ना ऑक्सीमीटर, बेच हर घर में दे दिया था कि ले बेटा डर, तो वो वाली बात है। सब हमें अपने शरीर को देखना है। आपने बताया कि आपके शरीर को चक्कर आता है, चक्कर आ रहा है, चक्कर के लिए साथ में आपने, हाँ, जिनको भी चक्कर आते हैं, चक्कर के साथ बीपी है, बीपी की समस्या अगर उनको फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सबसे अच्छा है दालचीनी और लौंग। दालचीनी और लौंग, 2-3 लौंग और 2-3 चुटकी दालचीनी, इसको कूट के 1 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो सुबह पी लें। इसी तरीके से दोपहर में, शाम को, रात को, कुछ दिनों तक दिन में 4 बार। जब चक्कर आने की समस्या खत्म हो जाए फिर 2 बार, फिर 1 बार कर लें और कुछ दिनों के बाद अपना मस्त होके जीना शुरू कर दीजिए। हाँ, परहेज के रूप में एक तो कभी भी लोभ, मोह, माया, इन सबसे परे होते जाइए, क्योंकि टेंशन, तनाव ही सब रोगों की जननी है। हमारा खान पान से, अगर खान पान की वजह से सारे रोग हो रहे होते तो आज एक भी भिखारी जो है ना, साला उसकी उम्र ही 10 साल से ज्यादा नहीं होती, वो पहले ही टपक गया होता। हम तो फिर भी थोड़ा अच्छा खा रहे हैं। मैंने तो उस जमाने में भी खाना खाया जब मक्खी लगे होते थे उसी खाने पे, खाते खाते, तब तो कोई मरा नहीं। ठीक है, आज हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अच्छा खाना मिल रहा है, चाहे वो जहर वाला कहते हैं, पेस्टिसाइड वाला, तो पेस्टिसाइड वाला हमें मिल रहा है, तो भिखारियों को भी तो पेस्टिसाइड वाला मिल रहा है, तो उसकी उम्र तो और जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि वो तो सड़ा गला खाता है, 2 दिन 3 दिन का बासी खाता है, किसी का जूठन खाता है। यानी बीमारी का असली कारण है डर, असली कारण है डर और हमारे नकारात्मक भाव, जो हम आज के समय में, पहले के लोग सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ते थे। दादी नानी को ये कहते सुनता था, अरे जो हो गया सो हो गया, भगवान की यही मंजूर है, हले तक क्या करी। लेकिन अब तो क्या है ना, ऐसे कैसे होगा। हमारे डॉक्टर जो है ना, वो भैया इतना बड़ा पटना में खुला है, इतना बड़ा दिल्ली में खुला, वो हमको जिंदा कर देगा, सारा 10-20 लाख रुपए 22 लाख रुपए लगा देता है। यहाँ तक कि अभी पीछे एयर एम्बुलेंस से लेके जाते हैं, जैसे लगता है कि एकदम 200 साल जिलाएगा तेरे बाप को, एयर एम्बुलेंस से लेके जाते हैं लोग। तो सच से परे होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने डर को खत्म कीजिए और अपने भाव को, व्यवहार को बदलिए, व्यवहार सकारात्मक लाइए, सात्विकता लाइए। अगर आपको अपने किसी से झगड़ा करती हैं तो उनसे झगड़ा ना करें, तो कभी बीपी हाई नहीं होगा। बीपी हाई तो फ्री में हो सकता है, अभी झगड़ा हो जाए, अच्छे के बीपी हाई हो जाता है। और उस वक्त डॉक्टर जांच ले तो कह दे लो बीपी की गोली खाओ, आपको बीपी हो गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि घर का माहौल कुछ यहाँ पे ऐसा है कि किसी ना किसी बात पे, मतलब अब हर घर में कुछ ना कुछ होता है तो थोड़ी खिटपिट हो जाती है, तो वही है। हालांकि अगर आप भोजन की बात कहें तो जैसा डॉक्टर कहा, जैसे का माना जाता है, ना मैं चीनी लेती हूँ, ना मैं नमक लेती हूँ, सफेद नमक नहीं बहुत सारे लेती भाई बंधु जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि 1-2 जनों का और सवाल लेके बाकी, क्योंकि यहाँ पे और भी भाई बंधु आ गए हैं सेंटर पे। जी, तो मेरे लिए सिर्फ यही है जो आपने कहा, लौंग और दालचीनी लौंग, आप इसमें कुछ मिला सकते हैं तो छोटी इलायची साथ में मिला लीजिए। अच्छा जी। तो उसकी स्वादिष्ट भी, और मतलब ऐसा ना, इलाज ऐसा होना चाहिए, दवा ऐसी होनी चाहिए जो रोज खाने का, बार बार खाने पीने का मन करे। जी बिल्कुल, तभी बंदा ठीक होगा। क्योंकि एलोपैथी वाले गोली खिलाते हैं ना, तो स्वाद का पता नहीं चलता, इसलिए लंबे समय तक लेते हैं। और आयुर्वेद वाले काढ़ा पिलाते हैं इतना कड़वा कि बंदा 2 दिन पीता है, तीसरे दिन कहता है भाई मुझे नहीं पीना, तो वो इंजेक्शन ही लगवा दे, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है गोविंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निशा। Yes, welcome. Vikram ji, you can ask your question. नमस्कार, थैंक यू निशा मैम। मेरा एक आपसे सुझाव लेना था मुझे बस। मेरे पास छोटे बच्चे हैं, 5 साल और 7 साल की उम्र के। वो सब्जियां खाने से बहुत परहेज करते हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे आजकल सब्जियों से बचते रहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा कोई तरीका समझा सकें जिससे हम धीरे-धीरे उनको सब्जियों की तरफ ला सकें,
जिसमें दोनों तरह की सब्जियां हैं, कुक्ड वाली भी जो हम पका के खा रहे हैं या फिर कच्ची सब्जियां सलाद के तौर पे हम जो खाते हैं। तो ऐसा कुछ आप बता सके बच्चों के लिए। धन्यवाद। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पे बताना चाहूँगा कि हमने बचपन में अपने दोस्तों के साथ ही देखे, अगर हमने अपने दादी नानी और अपने हाई स्कूल के बच्चों के उस समय देखा तो हमने सब्जियां तो खाई ही नहीं। मैं आज पिछले कुछ दिन पहले रिसर्च सोच रहा था कि हमने बचपन में पढ़ा था कि पालक खाने से विटामिन ए मिलता है और आंखें मजबूत रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो हम सोचते थे कि हम भी खरीद के खाएं, लेकिन हमारी औकात नहीं थी, तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारी आंखें खराब हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों को, जो बच्चा पैदा होता है उसके माँ के दूध से सारे सारे सप्लीमेंट मिल जाते हैं, उसी तरीके से हर इंसान के शरीर में हर सप्लीमेंट वो जो खाता है, जो उसको पसंद है, उसी से सारा मिल जाता है। अगर हम उसे किसी चीज पे थोपते हैं, जब बचपन में मैं बहुत कुछ चीजें नहीं खाता था, आज आगे आने वाले समय में अब जो मिलता है सब खा लेता हूँ पसंद करके। तो ये चीजें हैं, अगर आप उसको में इसमें भी बीमारी, मैंने क्या बोला, आज हम हर चीज में बीमारी ढूंढते हैं, जबकि हमें बीमारी नहीं ढूंढना है। भाई सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसी दुनिया में जानवर, चार पैरों वालों को जानवर कहते हैं, लेकिन कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ जानवर घास खाते हैं, कुछ जानवर फल खाते हैं, कुछ जानवर कुछ और खाते हैं। उसी तरीके से इंसान में भी है, दो पैर के इंसान है। जरूरी नहीं कि हर कोई दूध दही, हर कोई सब्जी खाएगा, हर किसी को चावल पसंद होगा, हर किसी को आलू पसंद होगा, लेकिन जिसको जो पसंद होगा। किसी को प्याज रोटी खाने वाला, जो हमारे बिल्डिंग में काम करने वाले लोग होते हैं या हमारे खेतों में मजदूरी करने वाले होते हैं, वो रोटी और प्याज खाते हैं। उसी रोटी प्याज से उनको भाई अगर आज की भाषा में कैल्शियम और विटामिन डी और पता नहीं कौन से फास्फोरस और सप्लीमेंट की बात करें, तो मैं पुराने दौर में जाके रिसर्च सोचने की मजबूर करूं तो पता चला कि जो पुराने हमारे खेतों में काम करने वाले लोग थे, वो रोटी और प्याज खाते थे। तो क्या रोटी और प्याज से ही उनको सारे सप्लीमेंट मिल रहे होंगे? तभी तो हमसे ज्यादा वो लंबे समय तक मेहनत कर रहे थे। ताकत उनको रोटी प्याज में ही थी। यानी कि हम क्या जो हम खाते हैं वो पचा पाते हैं या नहीं पाते। अगर पचा लिया तो वो हमारे शरीर को सारे सप्लीमेंट दे देगा। हमारे शरीर में ऐसे मशीन लगे पड़े हैं कि आपने अगर पानी पिया तो उसी पानी से ही आपके लिए, उस पानी में से कैल्शियम निकाल लेगा, उसी पानी में से आपके मिनरल्स निकाल लेगा। आपने रोटी खाया तो उसी रोटी की, गेहूं की रोटी से, रोटी में जो भी जितना कैल्शियम मिनरल्स सारे हैं वो सारे निकाल लेगा। अगर अभी वाकई आप लोग मिनरल्स के भरोसे और सारी चीजें के हैं, तो जब जिस जमाने में मिनरल्स की रिसर्च नहीं थी और मिनरल्स की जानकारी नहीं थी, तब क्या गामा पहलवान पैदा नहीं हुआ? तब क्या दारा सिंह पैदा नहीं हुए? हमें अपनी सोच को एक सकारात्मक भाव से देखना पड़ेगा। और बच्चों की, अगर आप कहते हैं कि सब्जियां खाएं, तो उसमें काला नमक, काली मिर्च और नींबू, इसकी मात्रा थोड़ी सी बना दें। बढ़ाने सब्जी बनाने के बाद उसमें अलग थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालें और एक चम्मच में एक थोड़ा सा डाल के उसको खिलाएं, क्योंकि बच्चों को हमेशा खट्टा मीठा बहुत पसंद होता है। अगर हरी खिलाना चाहते हैं तो उस पे हरी में भी काली मिर्च, काला नमक और नींबू का रस थोड़ा सा डालिए। बच्चा थोड़ी देर के लिए चटपटा करेगा और खाएगा। इस तरीके से उसकी आप हैबिट को बदल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मैंने देखा कि जो जितना ज्यादा डरा है वही जल्दी मरा है। कोरोना ने इस बात को साबित कर दिया। अगर कोरोना वाकई बहुत बड़ा होता तो सबसे पहले हमारी भिखारियों की संख्या इस साल इस जनगणना में खत्म हो गई होती। मरे कौन? जो मिडिल क्लास फैमिली, जो अपने आप को डरते थे बहुत ज्यादा। जो मस्त होके रहे वो स्वस्थ रहे और जिंदा रहे। ठीक है, और 2-3 ही प्रश्न है, जरा जल्दी जल्दी हम लोग पूछ लेंगे। चंद्रकांत जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। धन्यवाद निशा जी, और गोविंद जी वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। पहली बात, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वो जो भिखारी का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अगर उनके टेंशन, आपने कहा उनके टेंशन ही, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर भिखारियों मतलब बहुत कम गंजे मिलते हैं, पर बहुत बड़े बड़े बाल रहते हैं उनके सिर के ऊपर। और ये सवाल मेरा ये है, अवेकन इंडिया मूवमेंट जो हम ग्राउंड पे हम जो काम करते हैं, राइट, अभी आप आयुर्वेद के ऊपर ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो आपको भी बहुत से लोग मिले होंगे, राइट। अरे गोविंद जी आप क्या बात कर रहे हो, कोविड था, तो वायरस है, बहुत लोग हॉस्पिटल में मरे हैं। तो मुझे बस यही जानना है, ताकि आपके माध्यम से हम सभी को एक 2-3 लाइन आप बता दीजिए कि जो भी व्यक्ति आपके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि इतने लोग मरे हैं, सरकार इतना वैक्सीन हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो आपका उनका 1-2 लाइन में क्या जवाब रहता है कि वो आपके बातों से सहमत होकर के वो मान लेवे
हाँ, बरोबर आपने सही कहे हैं। ये वायरस, कोविड वैक्सीन, ये बिल गेट्स से बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चलो हम आयुर्वेदा की तरफ आते हैं। बस इसका जवाब दीजिए। धन्यवाद। जी, इसके लिए सबसे सरल में मैं बात करता हूँ। मैं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, अगर आंकड़े को प्रस्तुत नहीं करते, मैं उनको बोलता हूँ जी आपको कितना मालूम है कि आपके रिश्तेदारों की डेथ हुई है? वो कहते हैं जी हाँ अब तो मेरे को मालूम है। कैसे मालूम पड़ जाता है? क्योंकि आपके पास कनेक्शन आ गया, फोन का माध्यम आ गया। और पहले कब मालूम पड़ता था? जब पता चला जी साल बाद 2 साल बाद हम उनके यहाँ रिश्तेदारी में किसी काम से गए तो पता चला जी वो पुराने वाले उनके जीजा जी के दादाजी नहीं रहे। यानी कि मौत तो पहले भी इसी कैटेगरी में होती थी, बस फर्क सिर्फ ये हो गया कि अब उसे जल्दी हम तक पहुंचा दिया गया। ये एक सबसे बड़ा, तो बात समझ जाते हैं कि हाँ जी ये बात सही है कि आज इंफॉर्मेशन की वजह से, आंकड़ों की वजह से एक ही चीज में हर वक्त उस वक्त क्या डायबिटीज, टीबी इन सबसे मरने वाले लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन उनको भी इसी की कैटेगरी में जोड़ दिया गया और उसके आंकड़ों को बढ़ा दिया गया। ये सरल भाषा में बात करता हूँ। और बाकी एक मेरा मानना है कि माने तो ठीक है, नहीं माने तो हम अगले दरवाजे। एक सेल्समैन को सिखाया जाता है कि भैया आपको ना अपने, बस आपको अपनी चीजें बतानी है, सामने वाला लेगा या नहीं लेगा वो उसकी बुद्धि पे है। तो ये वही होता है कि जो माने तो ठीक है हमारे साथ चलेगा, नहीं माने तो कोई बात नहीं, आगे हम ढूंढेंगे अपने हम सफर को, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई हमें निगेटिविटी कर जाए, हम इतने सकारात्मक रहें कि हमें निगेटिविटी करने, नकारात्मक दे ना पाए। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा ओरा पावर इतना रहे कि मेरे ओरा पावर में किसी के दूसरे का ओरा पावर ना घुस पाए। और वो मेरा तभी रहेगा जितना ज्यादा मैं अध्ययन करूंगा, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा, जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ज्यादा विश्वास आता है। ठीक है, मैंने महेश एन को अनम्यूट किया है। एमएन, महेश एमएन एंड देन बासिल मोराया। आफ्टर महेश प्लीज बासिल स्पीक। नमस्ते गोविंद जी, मेरा नाम महेश है। एक पर्सनल सवाल करना था आपसे। बचपन से लेकर आज तक मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं था, कोई एलर्जी नहीं था, कुछ नहीं था। पर अचानक से 2018 में मेरा सबसे पहली बार लाइफ में पित्ती उछला, और तब से लेकर हर 4-5 महीने में अभी मेरा पित्ती उछलता है, मतलब शीत पित्त जो कहते हैं, अर्टिकेरिया। तो ये क्यों होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोविड के बीच में भी लोग कोविड से डरे हुए थे। मुझे कोविड से कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था, पर मुझे अपने शीत पित्ती से घबराहट होता था कि अब कहीं अचानक से ये नहीं हो जाए या ट्रैवल करते समय ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथी में है, ना होम्यो में है। सबने यही कहा कि आपको खुद इलाज करना पड़ेगा। नहीं, इसका बहुत ही सरल इलाज है, क्योंकि हमने तो पीछे फीडबैक भी बहुत अच्छे अनुभव भी हैं कि 20-20 साल से परेशान माताएं बहनें इसको ठीक कर लिए। अभी एक छोटी सी बात सबसे सरल तरीके से बता दूंगा। अभी बाकी विशेष चिकित्सा के लिए मेरा आप नंबर, जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं या निशा दीदी नंबर दे देंगी। आप व्यक्तिगत तौर पे भी व्हाट्सएप पे जुड़ के आप अपनी समस्याओं को रख के, जो मेरे को समय मिलेगा उसके हिसाब से जवाब दे दूंगा। अभी आपके लिए मैं कहूंगा कि आप त्रिफला का सेवन करें। 1-2-3 के रेशियो का त्रिफला लें, 1-2-3 का, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसका पाउडर बना के रखें और इसमें से 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में डाल दें, सुबह उसको छान के बिना छाने पी लें और सुबह डाल के शाम को। ये नियमित रूप से 30 से 45 दिन आप त्रिफला का सेवन कर लें। और जब भी कभी शीत पित्त का अटैक आ जाए उस वक्त अपने घर में सरसों का तेल और प्याज का रस है, सबसे सरल तरीके में इन दोनों को मिलाइए और पूरे बदन पे लगा लीजिए। सरसों तेल, प्याज का रस, या नारियल तेल में कपूर, या घी में नमक, या सरसों तेल में नमक मिला के मसाज कर लेने से ये ठीक हो जाता है। तो आप उसके प्रकोप से बच जाएंगे। और नियमित रूप से त्रिफला के सेवन करने से शरीर की शुद्धि करके हो सकता है आपको 45 दिन से ज्यादा 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन मेरी माता जी को 20 साल से था, जो लगभग 6 महीने के त्रिफला के सेवन से उनका ठीक हुआ था। अच्छा, यानी कि शाम को त्रिफला का सेवन करूं, मतलब जो रात को भिगो के सुबह भिगो के रात को। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं कि आप त्रिफला बोला तो त्रिफला का रस लाके पता चला रामदेव का पी रहे हैं। अच्छा, खुद बनाना पड़ेगा? हाँ, त्रिफला खुद बना लीजिए। हरड़ बहेड़ा आंवला बहुत ही सरल तरीके से बन जाता है। आपको किसी भी पंसारी पे जाएं, वहां से तीनों को लेकर आए, घर में लाके कूट पीस के रख लीजिए, बन गया। धन्यवाद गोविंद जी। Basil, you can unmute, please speak, ask your question quickly. Okay.
मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है क्योंकि हम आसाम की तरफ से हैं, तो हिंदी उतना ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। मैं कहीं एक डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर का बात देखा हूँ, इसमें लिखे हैं कि आदमी कोई बड़ा हादसा या तो जब उसका उम्र हो जाता है तभी मरता है। कोई बड़ा हादसा हो गया या तो मरेगा या तो उसका ओल्ड एज में मरेगा। तो इस हिसाब से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को अगर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में जाए तो शायद बहुत बेहतर होगा। और मेरा भी एक नहीं बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि मेरा पाँव राइट लेग जो था बहुत दर्द करता था, चल नहीं पाता था। करीब 3 साल से ऐसा था। फिर 2021 दिसंबर से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था और मेरा मूवमेंट हो गया था और इतना दर्द था कि मैं छोटे बच्चे जैसा रोता था। कभी गर्म पानी डालता था, कभी ये वो कर करके मतलब कुछ उपाय नहीं मिल रहा था। फिर एलोपैथी गया, एलोपैथी में मेरा करीब लाख 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ, पर वो लोग पता नहीं कर पाए कि कॉज क्या है। कहीं भी जाता था दवा लिखता था, कोई इंजेक्शन देता था, कोई एमआरआई बोलता था, ये सब कर करके हम थक गया था। फिर मैंने आयुर्वेदिक सेंटर यहाँ पे एक है, वहाँ पे गए तो फिर वो लोग बोले कि ठीक है आपका 15 दिन का थेरेपी किया करना होगा, फिर आपका ठीक हो जाए। तो मैं वहाँ जाना शुरू किया, तो विदिन विदिन 5 और 6 डेज हमको इतना आराम मिला कि मैंने थेरापी टेबल पे मैं सो जाता था और वो लोग मसाज करते रहते थे, और जब समय होता था 1 घंटा के बाद में हमको जगाते थे, सर उठिए समय हो गया। इतना मतलब फायदा हुआ। फिर अभी तो मैं बहुत ही ठीक हो गया हूँ। और जहाँ तक होता है, मैं अपने घरेलू जो उपचार है उन सबको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि कभी लूज मोशन हो गया तो मैं अमरूद का जो पत्ता होता है, जो बेबी लीव्स होता है, टेंडर लीव्स, उसको 2-4 लेके या तो साथ में तुलसी का पत्ता, इस सब का उपचार मैं खुद यूज करता हूँ। उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तब मैं एलोपैथी की तरफ जाता हूँ, पर अभी करीब 1.5-2 साल हो गया दवा कहते हैं, उसको भी मैं अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं उसको ऐसे ही समझता हूँ। और उसका अगर लूज मोशन आता है तो बोलता है पापा, हम रात को बोल देते हैं कि बेटा कल तुमको ये खाना है, तो वो खाली पेट में खाने से पहले हमको याद दिलाता है, पापा आप पत्ता ला दीजिए, हम ला देते हैं, वो खा के फिर 1 दिन 2 दिन में वो ठीक। तो मेरा यही जस्ट बताना था कि हम लोग को नेचुरोपैथ या आयुर्वेदिक की तरफ हम लोगों को रहना, ना कि एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी आपको एक दवा देगा तो उसके साथ में एक बीमार छोड़ के जाएगा, जो कि 2-4 साल के बाद में फिर वो शुरू होगा। इसलिए मैं ठीक है, धन्यवाद बैसल जी। 3 लोगों का और हाथ ऊपर है। गोविंद जी आपके पास टाइम है? जस्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट दीदी, ले लें। क्योंकि मुझे भी इधर के भी क्वेश्चंस लेने हैं, सुबह से भी बैठा हूँ, बाकी ओके। ले लीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी सिर्फ जल्दी प्रश्न 1-1 है। मिनट में प्लीज क्वेश्चन पूछिए। राहुल गुप्ता जी अनम्यूट किया है आपको, उसके बाद अमिता जी एंड उसके बाद दीपांशु मेहता। लास्ट 3 क्वेश्चंस। राहुल गुप्ता जी आप बात कर रहे हैं? नहीं तो अमिता प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार गोविंद भैया, नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी आ रही है, बोलिए। जी। लास्ट 6 महीने से जो मेरी धर्मपत्नी है उनका झुनझुनी हो रहा है पूरे शरीर में, और टेस्टिंग के बाद पता चला कि 6 महीने के बाद ये पता चला कि उनको विटामिन B12 और विटामिन D की कमी है। बाकी झुनझुनी उनका अभी निरंतर जारी है। उम्र कितनी है? उम्र 34 वर्ष है। वजन? वजन 71 किलो। घर में कड़ी पत्ता और सहजन के पत्ते अगर मिल जाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, शहर में गांव में? शहर में जी। कड़ी पत्ता मिल जाएगा? जी जी।
तो कड़ी पत्ते की चाय बना के पिलाइए इनको दिन में 4 बार। मतलब चाय का मतलब चाय की तरह उबालना है, ना उसमें दूध मिलानी है, ना उसमें चीनी मिलाना है। जी 15-20 कड़ी पत्ता 1 कप पानी में उबालें, वो सुबह पिला दें, फिर दोपहर पिला दें, फिर शाम पिला दें, रात पिला दें। और रात्रि को सरसों तेल में लहसुन पकाया हुआ तेल से उनकी थोड़ी सी मालिश कर दीजिए, तेल लगा दीजिए। आप लगाइए, आप उनसे अपना लगवा लीजिए, बराबर कर लीजिएगा हिसाब। जी तलवे में भैया क्यों, पूरे शरीर में लगा दीजिएगा, आप ही की हैं, कोई बाहर की थोड़ी है। जी 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 ये विटामिन B12 का है और झुंझुनी दोनों का है। भैया मैं B12 की परिभाषा तो जानता ही नहीं, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि जिस जमाने में मेरे दादा दादी रहते थे और उनके परदादा रावण और कुंभकर्ण रहा, जिस जमाने में रावण कुंभकर्ण था उस जमाने में B12 था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। जी 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 लेकिन झुनझुनी उस जी भैया जमाने भी रही होगी, झुनझुनी उस जमाने जी में जी भी रहा होगा। जी 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 ठीक है, जी उनकी भैया जो धन्यवाद शारीरिक धन्यवाद, तकलीफ बहुत है बहुत उन धन्यवाद। तकलीफों को नष्ट कर देगा। जी 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 भैया धन्यवाद। जी धन्यवाद। Rita, quickly please ask your question. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि दांत में कैविटी का वर्ड क्या है, दांत में जो होता है कि, और उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे सरल तरीके में है कि अपने जो हम पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसे बंद कर दें पूरी तरह से। मतलब ऐसे बंद करें कि उसे नफरत करें। अगर दांतों को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले पेस्ट और ब्रश को ही बंद करना पड़ेगा। और इस्तेमाल करने के लिए आपके हाथ की उंगली बहुत काफी है। अपने रसोई घर की हल्दी, नमक, सरसों तेल बहुत सरल तरीके में काफी है। अगर आसपास में पेड़ पौधे हैं तो उसके दातुन बना के दातुन करें। अगर नहीं पेड़ पौधे हैं तो अपने रसोई घर में हल्दी है, नमक है, सरसों तेल है, इनको लेके आपस में मसाज करें। और जिनकी भी कैविटी हो रखी है उनको लौंग और फिटकिरी, मतलब एक बार लौंग के पानी का कुल्ला करना चाहिए और एक बार फिटकिरी का कुल्ला करना चाहिए। मतलब सुबह वाले ब्रश जब करते हैं तो उस वक्त आप दो तीन लौंग कूट के 1 कप पानी में उबाल लें, उस पानी से कुल्ला कर लें। और रात्रि को भी भोजन के बाद उसी तरीके से हल्दी, नमक, सरसों तेल से मसाज कर लें और उसके बाद कुल्ला कर लें। या अपने घर में जितने गरम मसाले जानते हैं, जो भी आपके घर में मसाला है, हल्दी है, नमक है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, जितने भी हैं इन सबको जला के बारीक पाउडर कर लीजिए। मतलब इन सब की राख, कोई कम ज्यादा हो जाए चलेगा। बस आपको ये देखना है, अगर आपने लौंग की मात्रा ज्यादा कर दी तो आपको अलग लगेगा, इसलिए इन सबको जला दीजिए। जलाने के बाद किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका स्वाद राख जैसा होता है, लेकिन उनके गुणों में कमी नहीं आती। तो आप उनको हाँ सब धीमी आंच पे भूनते भूनते उसको जला दीजिए और उसको पाउडर बना के रख लीजिए। जैसे कहते हैं ना, गाय के गोबर की राख हम पहले बचपन में किया करते थे। तो आज अगर आपके पास गाय का गोबर की राख नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मसाले ही जला दीजिए। सारे मसाले ले आइए, 50 ग्राम 100 ग्राम, उसको जला के बारीक पाउडर करके रख लीजिए और उससे लीजिए 2-3 चुटकी और मसाज कीजिए और लौंग और फिटकिरी के पानी से कुल्ला कीजिए। दांतों की लगभग 90-99% समस्या नष्ट हो जाती है। इसका सीधा सा उदाहरण है, आजकल मैंने दिल्ली में क्लोब नाम की फ्रेंचाइजी बिकते हुए देखा है। डेंटल हॉस्पिटल का जो नाम है, क्लोब की फ्रेंचाइजी बिकती है। और क्लोव क्या है? लौंग है। इससे मतलब क्या है कि लौंग ही हमारे दांतों की सबसे बड़ी सुरक्षा चक्र है। और दूसरी बात, जिस तरीके से लौंग की बनावट होती है, दांत जिस तरीके से अंदर घुसा होता है, उसी तरीके से लौंग का आगे वाला हिस्सा हमारा दांत का हिस्सा हो गया, जाड़ वाला हिस्सा, और जो उसकी डंडी है वो अंदर तक हमारी दांतों तक घुसी हुई है। इसको भी इस तरीके से समझ के हम लौंग को अगर हम समर्पित कर देते हैं अपने दांतों को, तो हमारे दांत हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लौंग को चुबाने से अच्छा है? नहीं, चबाना अच्छा नहीं है। आप उसको कुल्ला कीजिए 2-3 पानी में उबाल के। हाँ, इमरजेंसी कभी नहीं कुल्ला कर पा रहे तो आप लौंग को दांत में रख लीजिए तो अलग बात है। क्योंकि अगर हमने लौंग को चबाया, कोई ऐसी माताएं बहनें लौंग को चबा रही है जिनको माँ बनना है, तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी। जब तक वो लौंग चबाती रहेंगी उनका गर्भ धारण नहीं होगा। फिर बाद में वो मतलब इसीलिए हमें वो इसका एक माताएं बहनें, ऐसी बहनें जो माँ बनना चाहती हैं, वो लौंग का सेवन ना करें। ओके। और पैर में काफ में दर्द होता है जो घुटने से नीचे से पैर में रात को एकदम ऐसे
दर्द किसी को होता है सोते समय भी उठ के ऐसा दर्द होता है तो कुछ कर सकते हैं? देखिए दर्द को तो हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन दर्द बढ़ाने वाले कारणों को खत्म आपको करना पड़ेगा। देखिए अच्छा। अगर हम मालिश करते हैं सरसों तेल में लहसुन पका के, अगर उसी से मालिश करते हैं तो हम दर्द की कई सारी दर्द को अपना दूर कर सकते हैं, राहत दिला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने मालिश किया उसके बाद पता चला जी एसी में जाके बैठ गए, तो दर्द बढ़ाने वाले कारक तो आपने बढ़ा दिया। उसके बाद पता चला जी कोई सहेली आ गई तो उसके साथ आइसक्रीम खा लिया, तो सोने पे सुहागा हो गया। और नहीं भी सहेली आई तो रात को स्टैंडर्ड अपना वो स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए खाना खाने के बाद भाई जूहू चौपाटी पे कैसे नहीं आइसक्रीम खाएंगे भाई, ये भी तो बेइज्जती हो जाएगी। ओके। तो अपनी हल्दी मेथी सौंठ एक 3 साधारण मिश्रण है, सबसे सर्वसाधारण में हल्दी मेथी सौंठ राजीव भाई ने बताया था, और उन्हीं के इस फार्मूले को लेके ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर कामयाबी की सीढ़ियों में जो सबसे सरल तरीका थी, क्योंकि जब शुरू में हम इस क्षेत्र में काम कर रहे थे उस पर हमें कोई ज्ञान नहीं था, इतना कुछ पढ़ा नहीं था। राजीव भाई की बातें सुनी थी और उन्हीं बातों को जन जन तक पहुंचाते थे तो उनकी समस्याएं दूर होती थी। फिर वो समस्याएं और पूछते थे तो होता क्या था, आज मैं आपको और तरीका बताता हूँ। जब हम ग्रुप में होते थे और अब किसी ने पूछा मेरे जोड़ों में दर्द है, अब हल्दी मेथी सोट राजीव भाई से बताया वो ठीक हो गया। अब उसी ग्रुप में हर 10 दिन बाद जोड़ों के दर्द नए नए आ रहे हैं, अब सबको ऐसे ही बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, किताबें पढ़ी तो पता चला वो भी उपाय है ये भी उपाय है, तो वो हर दूसरा उपाय एक दूसरे को बताता गया और सबके परिणाम आते गए। तो समझ में आया कि हर चीज काम करती है। ठीक है, जरूरत है करने की। ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू। दीदी मैं चाहूंगा कि इसको यहीं पे, हाँ जी। अच्छा ठीक, एक जन ने अनम्यूट करके रखा है मैंने, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपांशु जी। जी दीपांशु, you have your question ready? Yes. Yes. हेलो। हाँ पूछ लीजिए जल्दी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे हाथों में, मैं जिस हाथ से काम करती हूँ उसमें पहले भी मुझे अचानक साबुन वगैरह यूज करने से बहुत खारिज होती थी और घाव बन जाता है, लाल हो जाता है, खारिज होती है। तो दवाई लेती थी तो ठीक हो जाता था ऑइंटमेंट लगा के, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। पहले एक उंगली में होता था, दीदी मैं पूरे आपको हाथ में आपकी फैल रहा है। समस्या सुन गया हूँ, इसका सीधे उपचार ही बता। हाँ जी, हाँ जी। मैं उपचार बता रहा हूँ। एक तो आप साबुन जो भी इस्तेमाल करती हैं, आप साबुन बहुत जरूरी है तो इस्तेमाल करें, और नहीं तो साबुन इस्तेमाल करने से पहले आपके हाथों में कोई भी तेल लगा होना चाहिए, चाहे वो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, अरंड का तेल हो, कोई भी तेल आपके हाथों में लगा होना चाहिए। उसके बाद आप साबुन इस्तेमाल कीजिए, आपकी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा हाँ जी। और जब हो रखा है उसको सही करने के लिए आप सरसों के तेल में हल्दी शहद मिला के रखें और उससे रात को सोने से पहले या दिन में 2-3 बार उसको लेके खूब अच्छे से मसाज कर लें, तो उससे आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएगी। हल्दी शहद सरसों का तेल। और आगे भविष्य में ना हो तो साबुन को त्याग करें, अगर नहीं साबुन त्याग कर सकते तो उससे पहले ध्यान रखें कि आपको अपने हाथों में तेल लगाना पड़ेगा। जैसे हम गर्मी से चक्कर आते हैं तो बाहर गर्मी हो रही है तो छाता लेके निकलना पड़ेगा, वो वाला आपको काम करना पड़ेगा। जी भैया। भैया कितना हल्दी और ये यूज करना है? हल्दी और हल्दी शहद और सरसों का तेल, और मात्रा जितना मर्जी आप मिला लें, कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। खाने वाला नहीं है, लगाने वाला है। लगाने वाले में ज्यादा हल्दी डाल देंगे तो ज्यादा पीला लगेगा, ज्यादा शहद डाल देंगे ज्यादा चिपचिपा लगेगा। वो आप अपने हिसाब से, कम ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा, दौड़ेगा। जी भैया। भैया अब तो बिल्कुल भी, मतलब मैं हर कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाती हूँ, सरसों का तेल लगा लिया, घी लगा लिया, लेकिन फिर भी बहुत खारिज होती है और फिर रगड़ती हूँ तो फिर वो छिल जाता है, लाल लाल हो गया। फिर आप ऐसा ना, इसको करने के साथ साथ आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको कुछ चीजें और बता दूंगा। थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा था 11 बजे से यहाँ पे शिविर है और बाकी सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे भी बातें करूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी। आपका टाइम, बहुत आपने वैल्यूबल नॉलेज दिया, टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके फिर से हम आपको बुलाना चाहेंगे और आपका जो ज्ञान है हम सब और भी उसका फायदा लेना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। एंड द रिकॉर्डिंग नाउ। थैंक यू एवरीबॉडी।